टैंक अपने घर के सामने पहुंच चुका था। उसने अपना भेष बदल लिया था और इसलिए वो किसी की पहचान में नहीं आ सकता था। वो अपने घर के सामने पहुंचकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में घर से उसकी भाभी बाहर निकली। अपनी भाभी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने टैंक को देखकर कहा, बाबा, क्या चाहिए आपको? टैंक ने भरे हुए गले से कहा, कुछ भी खाने को हो तो दे दीजिए। उसकी भाभी ने कहा, हाँ, पैसे तो नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा, लेकिन खाने के लिए मैं आपको जरूर दे सकती हूँ। थोड़ी देर यहीं रुकिए। फिर वो अंदर चली गई और टैंक ने अपनी आंखों के आंसू झट से पोंछ लिए। जब वो बाहर आई तो उनके हाथों में रोटी और सब्जी थी। टैंक ने वो ले ली और धन्यवाद बोलकर वहां से दूर हट गया। उसे ये रियलाइज हो गया था कि वो अपने भैया भाभी से डायरेक्टली मिलकर शायद कुछ नहीं पूछ पाएगा। वो थोड़ी देर वहां खड़ा होकर सोचता रहा कि वो अपने सवालों के जवाब कहां से पाएगा। उसे ध्यान आया कि उसने अपने घर से पहले नुक्कड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान देखी थी, जहां पर कुछ ग्राहक भी बैठे हुए थे। उसे लगा कि वहां पर जाकर उनसे कुछ पूछताछ करने की कोशिश करनी चाहिए। वो चाय की दुकान पर गया और उसने दुकान वाले से एक चाय मांगी और बैठ गया। वो इधर उधर देखकर सबको नोटिस कर रहा था। अचानक से उसे कोने में एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए दिखाई पड़े। टैंक को लगा कि हो सकता है ये कोई आस पड़ोस में ही रहने वाले हों, इसीलिए वो उनके सामने जाकर बैठ गया और उनसे बोला, हरिओम। उस बुजुर्ग आदमी ने टैंक की तरफ देखा और टैंक की दाढ़ी, मूछों और पुराने मैले कपड़ों वाली वेशभूषा देखकर उसने पहले तो कुछ और सोचा, फिर कहा, हरिओम बाबा जी। टैंक ने चाय का घूंट लिया और फिर पूछा, आप यहीं रहते हैं? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हाँ, मैं यहीं रहता हूं। टैंक ने कहा, मैं यहाँ पर बहुत पहले आया करता था, लेकिन पिछले 7-8 सालों में कभी आने का मौका नहीं मिला। अब जब लौट कर आया हूं तो सब कुछ एकदम बदला बदला सा नजर आ रहा है। हर जगह बिल्डिंग्स बन गई हैं, सड़कें बदल गई हैं, दुकानें बदल गई, कुछ भी पहचानने में नहीं आ रहा। एक ही पुराना घर है वहां कोने पर, बस वही इकलौता घर अपने ओरिजिनल रूप में दिख रहा है। उस बुजुर्ग आदमी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वो भी ज्यादा दिन नहीं देख पाएंगे। टैंक ने नकली हैरानी दिखाते हुए कहा, अच्छा, ऐसा क्या? ये लोग कहीं घर वगैरह बेचकर जा रहे हैं क्या? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, नहीं, आप बहुत सालों के बाद आए हैं ना, इसलिए आपको यहाँ की कहानी नहीं मालूम। दरअसल जो डेवलपमेंट की वेव पूरी दुनिया में इस वक्त बह रही है, 5 साल पहले हमारे छोटे शहर तक भी पहुंच गई थी। इस शहर को जरूरत भी थी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डेवलपमेंट और बाकी चीजों की। तो लोगों को बहुत खुशी हुई जब यहाँ के लिए डेवलपमेंट अनाउंस हुआ। धीरे धीरे बहुत सारी योजनाएं आई और सरकार की तरफ से ये घोषणा हुई कि इस डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लोगों की जमीन को सरकार एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री बनाने के लिए एक्वायर करेगी और उन्हें उचित मुआवजा देगी। मुआवजे का रेट अनाउंस हुआ 8 लाख रुपए पर गज। कस्बे के लोग इस बात से दुखी थे कि उनकी पुश्तैनी जमीनें उनके हाथों से जाने वाली थी, लेकिन साथ ही इस बात की खुशी भी थी कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को बहुत आराम हो जाएगा। लोग खुशी खुशी अपनी जमीनें देने को राजी हो गए, लेकिन जमीनें देने के कई महीने बाद भी कोई पैसा उन्हें नहीं मिला। तकरीबन 1 साल के बाद सबको 2 लाख रुपए ही मिले। इस बात से नाखुश लोगों ने बातचीत और प्रदर्शन करने का मन बनाया। ये जिस घर की आप बात कर रहे हैं ना, उस घर में रहने वाले लड़के के जो माँ बाप थे, उनकी भी कुछ जमीन का हिस्सा इसी एक्वाइजिशन में चला गया था। वो लोग घर के पीछे उस जमीन में साग सब्जी उगाते थे और उसको बेचकर अपना गुजारा करते थे। उनकी बहू और बेटा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी। मेयर ने पर्सनली आकर उन्हें बहुत समझाया कि इस फैक्ट्री के लगने से पूरे इलाके का फायदा था और एक बार फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी तो उनके परिवार के लोगों को उसी फैक्ट्री में नौकरी दे दी जाएगी। ये सब सुनने के बाद फाइनली वो लोग जमीन बेचने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्हें भी जब 1 साल बाद अपनी जमीन का पूरा पैसा नहीं मिला तो वो लोग भी बातचीत करने के लिए सरकारी ऑफिस पहुंचे। टैंक ने पूछा, तो क्या उन लोगों को उनका पैसा वापस मिला? बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे कहाँ मिलता है किसी को ऐसी जगह फंसा हुआ पैसा। काफी दिन दौड़ने के बाद
उन लोगों को ये मालूम चला कि असल में ये जमीन खरीदने की मुहिम सरकार ने तो शुरू ही नहीं की थी। सरकार का यहाँ इस जगह पर कोई प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च हुआ था, बल्कि इलेक्ट्रिक फैक्ट्री तो यहाँ एक बाहर का इन्वेस्टर खोलना चाह रहा था और इसीलिए उसने यहाँ के मेयर से कॉन्ट्रैक्ट किया था। टैंक ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, लेकिन बाहर का इन्वेस्टर हमारे छोटे से गांव में आकर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता था और अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता था? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हमारे यहाँ इंसान बहुत सस्ते हैं ना, उनकी कोई कीमत नहीं है यहाँ, इसलिए। टैंक ने पूछा, मतलब? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ता है और रॉ मटेरियल्स भी इजी अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए। और यहाँ उसे सपोर्ट करने के लिए एक अंदर का आदमी यानी यहाँ का मेयर भी मिल चुका था। टैंक ने पूछा, ये सब जानने के बाद उन लोगों ने क्या किया? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, लोगों ने ये जानने के बाद हंगामा किया और 10 लाख रुपयों की मांग की। पहले तो मेयर टालता रहा, लेकिन जब लोग एकदम अड़ गए तो उसने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन वो बुलडोजर और ट्रैक्टर लेकर सबकी जमीनों तक और घरों तक पहुंच गया, जिनमें उस पुराने घर में रहने वाले लड़के के माँ बाप भी थे। उनके खेत के सामने आकर मेयर और उसके आदमी ट्रैक्टर लेकर खड़े हो गए। मेयर ने अपने आदमियों को खेत जोतने का और उस पर कब्जा करने का इशारा किया, तो उस लड़के के माँ बाप और साथ में कुछ और लोग उस ट्रैक्टर के सामने आ गए और उस लड़के के माँ बाप ने कहा कि ये जमीन तो उसे नहीं जोतने देंगे, चाहे जो हो जाए। अगर उनकी जमीन पर कब्जा करना है तो उन दोनों की लाश पर से गुजर कर करना पड़ेगा। मेयर इस बात को सुनकर गुस्से से भर गया था। उसने अपने आदमियों से कहा कि अगर इन दोनों पति पत्नी की यही इच्छा है तो इनकी लाश के ऊपर से ही ये जमीन जोती जाएगी। और इतना कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया और उसके आदमियों ने वो ट्रैक्टर उन दोनों पति पत्नी के ऊपर चढ़ा दिया। उन दोनों की मौके पर मौत हो गई। दुर्भाग्य देखो कि उनके बेटे और बहू उसी दिन काम से कहीं बाहर चले गए थे। जब एक दिन बाद वो लोग वापस लौटे तो उन्होंने उस जमीन से जाकर अपने माँ बाप की लाश निकाली और उनका अंतिम संस्कार किया। ये सुनने के बाद टैंक की मुट्ठियां भिज गईं। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। उसका खून उसके शरीर से होकर उसके दिमाग तक पहुंचने लगा, लेकिन उसने किसी तरह से खुद पर काबू करके उस बुजुर्ग से पूछा, फिर आगे क्या हुआ? बुजुर्ग ने कहा, क्या हो सकता था? उसके बेटे और बहू कई दिनों तक पुलिस स्टेशन जाकर अपने माँ बाप की हत्या की एफआईआर लिखने के लिए रिक्वेस्ट करते रहे, पर पुलिस हमेशा उन्हें टालती रही। एक दिन उनके बेटे को मेयर और पुलिस की साठगांठ के बारे में पता चला और उसने गुस्से में आकर और फ्रस्ट्रेटेड होकर पूरे थाने में हंगामा कर दिया और सबके सामने ये कह दिया कि अगर उसके माता पिता की हत्या की एफआईआर नहीं लिखी जाएगी और जांच नहीं होगी तो वो इस मामले को लेकर शहर पहुंच जाएगा और वहां पर मीडिया के सामने इसे उछाल देगा। पुलिस वालों ने तो उस समय उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो थाने से निकलकर अपने घर पहुंच ही रहा था कि रास्ते में एक मारुति वैन आई और उसे उठाकर अंदर ठूंस लिया और फिर निकल गई। उन किडनैपर्स ने दिन भर उसे खूब मारा, मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर उसकी दोनों टांगे तोड़ दी और बाद में उसे उसके घर के सामने पटक कर चले गए। जाते जाते उन लोगों ने ये धमकी भी दी कि अगर वो दोबारा पुलिस के सामने जाएगा या ये बात कहीं भी करने की कोशिश करेगा तो वो लोग उसकी बीवी को उठा ले जाएंगे और उसका रेप कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो उसकी बहन को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर टैंक को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ में पकड़े हुए चाय के कप को इतनी जोर से दबाया कि वो कप चकनाचूर हो गया। उस बुजुर्ग आदमी ने अचानक से पूछा, क्या हुआ? ये कप कैसे टूट गया? टैंक ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, कमजोर था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, उसकी छोटी बहन एक दिन स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वो फिर कभी लौट कर वापस घर नहीं आई। ये सुनकर टैंक ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में आ रहे आंसू को रोका और उसने पूछा, क्यों? उसे क्या हो गया? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, ये तो आज तक किसी को नहीं मालूम, बस वो कभी घर वापस नहीं आई। कोई कहता है कि वो अपने माँ बाप की मौत की कंप्लेन करने कहीं दूर गई और फिर वापस लौट कर नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि उस मेयर ने उसे अगवा कर लिया और उसका रेप कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि मेयर के आदमियों ने उसकी हत्या कर दी, पर किसी को भी नहीं मालूम कि वो लड़की आखिर में जिंदा भी है या नहीं। बस यही कहानी है उस घर की। इसलिए मैं कह रहा था कि पता नहीं कब तक वो लोग उस घर को बचा पाएंगे। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने घड़ी में टाइम देखा और कहा,
लो, बातों बातों में पता ही नहीं चला कितनी देर हो गई। मेरी चाय तो कब की खत्म हो चुकी है और मैं यहाँ बैठकर तुमसे बातें ही करता रहा। खैर, चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। ये कहकर वो बुजुर्ग आदमी उठकर उस दुकान से चला गया। टैंक की पूरी दुनिया इस 10 मिनट की कहानी में उजड़ चुकी थी। वो फिर उस दुकान से उठकर वापस अपने होटल के कमरे में आ गया और बिस्तर पर बैठ गया। जिन आंखों से इतने सालों में कभी एक आंसू नहीं गिरे थे, मुजरिमों और आतंकवादियों को मारते वक्त जो हाथ कभी नहीं कांपे थे, अचानक ही उन हाथों ने और उन आंखों ने उसका साथ छोड़ दिया था। वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था और उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उस गुस्से में उसने ये कसम खाई कि वो उन सब लोगों से चुन चुन कर बदला लेगा जो उसके परिवार की इस कंडीशन के लिए जिम्मेदार थे। शाम होने तक उसने उन गुंडों के बारे में पता किया जो उसके भाई को उठाकर ले गए थे और जिन्होंने उसकी ऐसी हालत की थी। उसने अपना भेष बदला, अपनी बड़ी बड़ी चाकू रखी और फिर उन गुंडों को ठिकाने लगाने के लिए निकल गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक बड़ा सा घर था जिसके बाहर तकरीबन 5-6 लोग थे और उन सब के पास बंदूकें थी। लेकिन ये आम से गुंडे टैंक जैसे ट्रेंड स्पेशल एजेंट के सामने चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। कुछ ही देर में उन सब की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर घुसा और वहां पर उसे वो गुंडा मिल गया जिसने उसके भाई की ऐसी हालत की थी। टैंक ने उसे बहुत बेरहमी से मारा। पहले उसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी, उसके बाद उसकी सारी उंगलियां तोड़ डाली और फिर उसके हाथों को काट डाला। उस बिल्डिंग में सबको खत्म करने के बाद जब टैंक बाहर निकला तो उसके दिल में जरा सा भी सुकून नहीं था। उसे मालूम था कि उसके परिवार का सबसे बड़ा गुनहगार यानी कि वो मेयर अभी भी जिंदा था और बाहर घूम रहा था। टैंक गुस्से में उसके घर की तरफ निकल गया। अंधेरे में चलते चलते वो मेयर के घर के पास पहुंचा और सड़क के उस पार खड़ा होकर मेयर के घर और उसके गार्ड्स को देखने लगा। उसकी आंखों में खून था। क्या टैंक उस मेयर को भी मार डालेगा? टैंक की बहन का क्या हुआ? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। यश ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए सौरभ से कहा, जब टैंक उस मेयर के घर के बाहर पहुंचा तब वो गुस्से से अपना आपा बिल्कुल खो चुका था। उसे उस वक्त सही और गलत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस एक बदले की भावना थी जिसने उसके सोचने और समझने की ताकत को खत्म कर दिया था। उसने कुछ देर इंतजार किया और मौका मिलते ही मेयर के घर के अंदर घुस गया। उसने एक एक करके मेयर के घर के अंदर मौजूद उसके 7 आदमियों को बेरहमी से मार दिया। इसके बाद टैंक को उस मेयर का वो ब्रदर इन लॉ भी मिल गया जिसने उसके भाई के साथ ये सब करने का ऑर्डर दिया था। टैंक ने पहले उसे छत से बांधकर बहुत मारा, फिर उस कमरे में आग लगाकर निकल गया जिससे मेयर के ब्रदर इन लॉ की भी मौत हो गई। सौरभ ये सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने यश से पूछा, लेकिन ये कैसे मालूम चला कि ये सब कुछ टैंक ने ही किया है? यश ने कहा, टैंक ने सिर्फ उन सबको मारा ही नहीं बल्कि हर क्राइम सीन पर कुछ क्लूज भी जानबूझकर छोड़ दिए ताकि पुलिस उस तक आसानी से पहुंच जाए। पुलिस उसका पीछा करते करते ही यहाँ तक पहुंची है और अब ये पता चला है कि टैंक इस पहाड़ी के ऊपर ही छिप कर बैठा हुआ है। इसलिए पुलिस ने और फोर्स ने इस पहाड़ी को घेरा हुआ है। सौरभ ने यश से पूछा, तो तुम्हारा यहाँ आने का क्या मोटिव है? तुम टैंक को पुलिस से बचाने आए हो क्या? यश ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं टैंक को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ ताकि स्पेशल फोर्स के सामने उसे पेश कर सकूं, जहाँ उसके गुनाहों के लिए उसे सजा मिलेगी। तभी सौरभ को यह एहसास हुआ कि कोई और उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने यश को इशारों में ये बात बताई। यश छुप गया और देखने लगा कि उनकी तरफ कौन आ रहा था। जब यश की नजर उस आदमी पर पड़ी तब उसने सौरभ से कहा, खतरे की कोई बात नहीं, ये हमारे बॉयल ईगल ग्रुप का ही एक एजेंट है, किशोर। ये मेरे साथ टैंक को यहाँ से स्पेशल फोर्स के बेस ले जाने के लिए एक्सट्रैक्ट करने आया है। अब तक किशोर भी उन लोगों के पास पहुंच चुका था। यश ने किशोर से पूछा, कुछ पता चला? कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली क्या पुलिस या आर्मी को? किशोर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, टैंक ने जानबूझकर इतने सारे क्लूज छोड़े हैं ताकि पुलिस और आर्मी उस तक पहुंच जाए। अब बचा ही क्या है? पूरी फोर्स को पता है कि टैंक इसी पहाड़ी पर है और ऐसे में हम लोग किसी भी तरह से उसे जिंदा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि
टैंक ने पूरी स्पेशल फोर्स के ऊपर ऐसा दाग लगाया है। और इससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात का है कि उसने जानबूझकर अपने आप को फंसाने का इंतजाम किया है। यश ने किशोर से कहा, किशोर अपने गुस्से पर काबू रखो, इस वक्त हमें बहुत फोकस करने की जरूरत है। किशोर ने कहा, मेरा भरोसा उठ चुका है, काम के लिए अपने ही दोस्तों के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है, मैं स्पेशल फोर्स क्विट कर दूंगा। यश ने उससे कहा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हम जो कुछ भी करते हैं अपने देश और उनकी रक्षा के लिए करते हैं। अगर हम लोग ही अपने बनाए हुए नियम और कानून का पालन नहीं करेंगे तो हम नियम तोड़ने वालों को सजा कैसे दे पाएंगे? फिलहाल तुम्हें जो भी करना है इस मिशन के बाद करना। अभी पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाओ कि हम टैंक को किस तरह यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। सौरभ ने यश की बात को सुनकर कहा, अगर तुम टैंक को यहाँ से जिंदा रेस्क्यू करने आए हो तो मैं तुम्हारी हर पॉसिबल हेल्प करूंगा और टैंक को समझाने की भी कोशिश करूंगा। फिर स्पेशल फोर्स उसे चाहे जो भी सजा दे, वो यहाँ की पुलिस के हाथों मारा जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। यश ने सौरभ से कहा, थैंक यू सौरभ। और फिर उसने किशोर की तरफ देखा। किशोर ने झल्लाते हुए कहा, वो तो मैं भी करूंगा, लेकिन उसे मारूंगा मैं ही अपने हाथों से। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। यश ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसके पास पहुंचने का रास्ता खोजते हैं। और फिर वो तीनों अपने अपने लेवल पर अंदर जाने का तरीका सोचने लगे। अचानक सौरभ के दिमाग में एक सुझाव आया और उसने यश से पूछा, एक बात बताओ, तुम लोगों के पास आर्मी का कोई आइडेंटिटी कार्ड होता है क्या? यश ने कहा, हाँ, स्पेशल फोर्स में जाने से पहले हमारा आर्मी का एक आइडेंटिटी कार्ड तो बनता ही है। ये सुनकर सौरभ ने खुश होते हुए कहा, फिर तो शायद हमें उस पहाड़ी पर टैंक के पास पहुंचने का बहाना मिल जाए। यश ने क्यूरियस होकर पूछा, वो कैसे? सौरभ ने कहा, समझाने का वक्त नहीं है, बस मेरे साथ चलते रहो और मैं जो भी बात करूंगा किसी से, उसे भी सपोर्ट और जस्टिफाई करने की कोशिश करना। यश को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, पर सौरभ की इतनी बातें सच होने के बाद उसे सौरभ के ऊपर एक तरह का भरोसा हो गया था, इसलिए वो मान गया। फिर सौरभ किशोर और यश के साथ उधर बढ़ने लगा जिधर वो पहाड़ी थी, जिस पर टैंक था और जिसे फोर्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। फिर सौरभ यश और किशोर के साथ पूरी फोर्स के बीच से होता हुआ उस पहाड़ी के नीचे जा पहुंचा। फोर्स के लोग उन तीनों को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि वो कौन थे और इस तरह मुठभेड़ की लोकेशन पर कैसे चले आ रहे थे। लेकिन सौरभ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने वहां पर एक आर्मी वाले से पूछा, आपके मेजर कहाँ हैं? आर्मी वाले ने कहा, क्यों, क्या काम है? सौरभ ने कहा, मुझे इस अपराधी के संबंध में कुछ बात करनी है, इसे पकड़ने में मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये बात सुनकर उस आर्मी वाले के मन में कुछ तो ख्याल आया और उसने कहा, रुकिए, मैं मेजर साहब से बात करके आता हूँ। फिर वो पास ही बने एक टेंट में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल कर आया और उसने कहा, मेजर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। जैसे ही सौरभ, यश और किशोर आगे बढ़ने लगे, उसने फौरन उन्हें रोक दिया और कहा, बिना सिक्योरिटी चेक के आप मेजर से नहीं मिल सकते। इसके बाद पहले उसने सौरभ, यश और किशोर का सिक्योरिटी चेक किया और फिर उन्हें टेंट तक ले गया। अंदर एक टेबल लगी हुई थी जिसकी दूसरी तरफ 40 साल का एक बहुत ही फिट ऑफिसर अपनी ड्रेस पहनकर बैठा हुआ था। मेजर ने उन तीनों की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर सौरभ की तरफ देखते हुए कहा, बताओ, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे तुम लोग? सर, मैं उस आरोपी से ऊपर जाकर बात करना चाहता हूं और इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए, मेजर ने कहा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये परमिशन दे दूंगा? सौरभ ने कहा, सर, मैं उस इंसान को जानता हूं। मेजर सौरभ की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसने पूछा, कैसे? सौरभ ने कहा, सर, मैं बचपन में उसी के पड़ोस में रहता था और हम स्कूल के वक्त पर अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मुझे लगता है कि अगर मुझे उससे बात करने का मौका मिलेगा तो मैं शायद उसे सरेंडर करने के लिए मना लूंगा। मेजर ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन तुम सिविलियन हो, हम तुम्हें वहां जाने का रिस्क नहीं उठाने दे सकते। सौरभ ने कहा, सर, आप मेरी सेफ्टी की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मेरे साथ मेरे ये दोनों दोस्त हैं, ये आर्मी में ही काम करते हैं। अगर ऐसी नौबत आई तो ये मेरी जान बचाने के लिए उस अपराधी को पकड़ने या उसे गोली मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। इतना कहकर सौरभ ने यश और किशोर को अपनी आईडी मेजर को दिखाने के लिए इशारा किया। उनकी आईडी देखने के बाद मेजर थोड़ा कन्विंस हुआ और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को 1 घंटे की मोहलत देता हूँ।
अगर तुम लोग उससे बात करके उसे सरेंडर करने के लिए मना लोगे तो ठीक, वरना हम उस खतरनाक अपराधी का एनकाउंटर ही करेंगे। सौरभ ने मेजर से कहा, थैंक यू मेजर। इसके बाद वो लोग अंदर पहाड़ियों की तरफ चल दिए। यश टैंक के द्वारा छोड़े गए मार्क को पहचान रहा था और उसे फॉलो करते करते वो लोग आखिरकार एक ऊंची जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि टैंक आराम से बैठा हुआ था। जब वो लोग उसके पास पहुंचे तो टैंक काफी रिलैक्स लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन लोगों को देखते ही उसने खुश होते हुए कहा, आओ दोस्तों, मुझे यकीन था कि मेरा कोई ना कोई साथी मुझे खोजते हुए यहाँ तक जरूर पहुंच जाएगा। आओ। लेकिन किशोर के अंदर तो उसे लेकर गुस्सा भरा हुआ था। वो दौड़कर टैंक के पास गया और उसने टैंक को एक मुक्का मारा और कहा, तूने हमारे पूरे ग्रुप का नाम, हमारी पूरी स्पेशल फोर्स का नाम बदनाम किया है और इस तरह उन्हें क्लू देकर ऐसा रिस्क क्रिएट किया जिससे उन्हें तेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल सके। फिर किशोर ने उसे नीचे जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ हाथापाई करने लगा, लेकिन यश ने किशोर को आगे मारपीट करने से रोका। टैंक जमीन से उठा और उसने उन लोगों के सामने कहा, मैंने जो कुछ भी किया है उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मेरे परिवार के लोगों के साथ बहुत बेरहमी हुई है और जिन लोगों ने ऐसा किया था वो अच्छे लोग नहीं थे। वो समाज के लिए एक नासूर थे और मैंने उन्हें खत्म किया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। यश ने कहा, अगर तुमने उन लोगों को मार दिया था तो कम से कम वहां से निकलकर बेस पर आ जाते। इस तरह यहाँ पहुंचने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर तुम फंस जाओगे। टैंक ने कहा, उन गुंडों को मारकर उस मेयर के घर पहुंचने तक में ही पुलिस काफी अलर्ट हो चुकी थी। भागने का मौका नहीं मिला। छोटा सा तो गांव है हमारा। चारों तरफ से उसे घेर लिया गया था, पर उस फायरिंग और धरपकड़ के दौरान किसी भी तरह से भागकर मैं यहाँ पहुंच गया। खैर, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं इस बात को लेकर प्राउड फील करता हूँ कि मुझे आर्मी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं अब तक सर उठाकर जिया हूँ और सर उठाकर ही मरना चाहूंगा। उसकी बात सुनकर सब लोग इमोशनल हो गए थे। फिर अचानक से टैंक ने कहा, बस एक वाइन की बोतल लाकर दे दो दोस्तों। वो क्या है कि मैं होश में नहीं मरना चाहता। यश उसकी बात सुनकर और इमोशनल हो गया। उसने अपने पास से वाइन की एक बोतल निकाली जो उसके बैग में पड़ी हुई थी और टैंक को दे दी। फिर यश, टैंक और किशोर आपस में गले मिले। टैंक ने कहा, अलविदा दोस्तों, तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आया। बस वादा करो कि मेरे ना रहने के बाद मेरी छोटी बहन को खोज निकालोगे और मेरे परिवार का ख्याल रखोगे। यश ने नम आंखों से कहा, वादा करता हूं। इसके बाद उन तीनों ने एक दूसरे को सल्यूट किया। वो तीनों एक दूसरे से विदा लेने के लिए तैयार ही हुए थे कि सौरभ ने कहा, मेरे पास एक तरीका है, हम लोग टैंक को बचा सकते हैं। यश ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन कैसे बचा सकते हैं हम उसे? सजा ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, बाहर इतनी फोर्स खड़ी है, इनके बीच से बचकर जाना नामुमकिन है। सौरभ ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। मैं उन लोगों के सामने ये प्रूफ कर दूंगा कि टैंक मर चुका है। मैं टैंक को उस कंडीशन में लेकर जाऊंगा जहां इसका शरीर डेड लगेगा। सौरभ को डिंपल का केस याद आ गया था और उसे लग रहा था कि डिंपल जैसी अवस्था में आ गई थी, वैसी अवस्था में वो टैंक को लेकर जा सकता था। टैंक ने ये सुनकर कहा, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन यश ने उसे समझाते हुए कहा, टैंक, हमने पहले भी सौरभ को कई सारे ऐसे कारनामे करते हुए देखा है और तुम्हें अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना है कि नहीं? तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो कि तुम उस मेयर से अपना बदला लो और अपनी बहन को ढूंढो? ये बात सुनकर टैंक इमोशनल हो गया और उसने हाँ कर दी। सौरभ ने कहा, मैं एक पूजा करूंगा। पूजा खत्म होते ही यश, मैं तुम्हें इशारा करूंगा और तुम टैंक को गोली मार देना। बाहर वाले ये समझेंगे कि टैंक मर गया है। यश ने हाँ में सर हिला दिया। टैंक ने वाइन की बोतल से वाइन पी। फिर सौरभ ने उसे खड़े होने के लिए कहा और उसके इर्द गिर्द गंगा जल और कुछ सामान रख दिया। फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद सौरभ ने कुछ मंत्र पढ़े। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद सौरभ ने आंखें खोलकर यश को इशारा किया और यश ने अपनी बंदूक निकालकर टैंक को गोली मार दी। गोली की आवाज उस जगह पर गूंज गई थी। अब मेजर इस हादसे को कैसे संभालेगा? क्या कोई भी ये जान पाएगा कि टैंक मरा नहीं है? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।
गोली की आवाज सुनकर फोर्स के लोगों ने वहां की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेजर वेट करने लगे अपने ट्रूप के आने का। तब तक वो उस जगह से सब देखता रहा। उन तीनों लोगों ने पास जाकर देखा तो टैंक जख्मी था और उसके आसपास बहुत सारा खून फैला हुआ था। टैंक की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। यश और किशोर ये देखकर थोड़े परेशान हुए, पर उन्हें सौरभ पर पूरा भरोसा था। सौरभ की पूजा संपन्न होने वाली थी। उसने वो वाइन की बोतल जो टैंक ने पीने के लिए मांगी थी, उसे अपने हाथ में पकड़ा और उसका ढक्कन खोल के ऊपर की ओर अपना हाथ उठा दिया ताकि टैंक की आत्मा उस बोतल में आ जाए। टैंक की आंखें बंद हो गईं और अचानक तेज हवाएं चलने लगी, फिर अचानक शांत हो गईं। सौरभ ने तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। यश ने उससे पूछा, ये क्या किया तुमने? सौरभ ने यश को समझाया, मैंने टैंक की आत्मा को इस बोतल में डाल दिया है। इस पर यश पूछता है, क्यों? टैंक की आत्मा को खुले में भी तो छोड़ सकते थे। सौरभ ने उसका जवाब देते हुए कहा, छोड़ तो सकते थे, पर उससे हमारी परेशानी बढ़ जाती। यश ने सौरभ से पूछा, पर क्यों बढ़ जाती? सौरभ ने यश को समझाते हुए कहा, उसकी आत्मा इधर उधर भटक सकती थी, जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती उसे ढूंढने में। यश ने सौरभ से कहा, पर टैंक को इस प्लान के बारे में पता है तो फिर वो क्यों भटकेगा? सौरभ ने इसका जवाब दिया, असल में टैंक को पता नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है। वो बस इधर उधर भटकेगा जहां भी उसे कोई एनर्जी अट्रैक्ट करेगी। यश ने कहा, थोड़ी आसान भाषा में समझाओ ताकि हम लोगों को समझ में आए। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल जो नई आत्मा होती है उसका कोई कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, वो बस एनर्जी को फॉलो करती है। एक टाइम के बाद आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस गेन करती है, जिसके बाद उसे सिर्फ रास्ते या उसकी जिंदा रहते वक्त की यादें याद रहती हैं। यश और किशोर सौरभ की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। सौरभ ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, टैंक की आत्मा ने अभी अपनी बॉडी को छोड़ा है, तो उसकी आत्मा का अभी कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है, तो वो कहीं भी भटक सकती है और हमें उसे लोकेट करने में भी परेशानी होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी अभी बहुत वीक होगी। इसीलिए उसे इस बोतल में सेफ रखा है। यश और किशोर अब ये बात समझ गए थे। किशोर ने कहा, अब समझ गया, ऐसे ही समझाया करो। जिस पर सौरभ हंसते हुए बोला, जी सर। और तीनों हंसने लगे। तभी फोर्स के लोग वहां पहुंच गए। टैंक को मरा हुआ देख के वहां के मेजर ने यश से पूछा, आखिर यहाँ क्या हुआ था? यश ने उसे जवाब दिया, सर जब हम लोग उसे ट्रेल करते हुए यहाँ पहुंचे तो वो यहाँ वाइन पी रहा था। हमने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, जिस पर उसने कहा कि ये सब उसने अपने परिवार के साथ किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए किया है। अब उसे जीने का कोई हक नहीं, इसलिए वो अब एक सोल्जर की तरह मरना चाहता है। अगर वो लोग उसे नहीं मारते तो टैंक उन्हें मार देगा। इतना कहकर उसने चाकू निकाला और आगे बढ़ने लगा। हमें अपनी आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी और वो मारा गया। मेजर ये सब ध्यान से सुन रहा था। उसे यश की बातों पर शक तो हुआ, पर वो ये भी जानता था कि यश ईमानदार सोल्जर है। जिसके बाद मेजर ने ऑर्डर दिया, इसकी बॉडी को जमीन में दफना दो। यश ने उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर हम लोग इसको इसके होम टाउन में दफनाने की परमिशन चाहते हैं, क्योंकि ये इसकी आखिरी इच्छा थी। यश की रिक्वेस्ट सुनकर मेजर बिना जवाब दिए वहां से चला गया। यश फोर्स के ऑफिसर्स के जवाब का इंतजार कर रहा था। सौरभ ने यश से कहा, मुझे अभी निकलना चाहिए क्योंकि मुझे अपने दोस्त लतेश की शादी में जाना है। जैसे ही कुछ अपडेट मिले मुझे इन्फॉर्म कर देना। वैसे भी यहाँ अभी टाइम लगेगा और मेरा काम बाद में ही है। यश ने सौरभ से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम जाओ। सौरभ ने यश को वाइन की बोतल देते हुए कहा, इसे संभाल के रखो और जरूरत के वक्त इसे साथ लेते आना। यश ने कहा, ओके। यहाँ से सौरभ लतेश की शादी अटेंड करने के लिए निकल गया। सौरभ ने शादी अटेंड करने के बाद उस सिटी में जाकर वहाँ की स्पेशल जगह एक्सप्लोर करनी शुरू की और अच्छे से अपना दिन बिताया। सबसे पहले सौरभ ने उस शहर की सबसे पुरानी मार्केट को एक्सप्लोर किया, क्योंकि वहाँ उसे कुछ पुरानी दुकानें मिल सकती थी। और वैसे भी किसी शहर की आत्मा जाननी है तो उसके सबसे पुराने मार्केट जाकर देखना चाहिए, ताकि उस शहर की एसेंस समझ आए। सौरभ वही समझने और जानने की कोशिश कर रहा था। सौरभ टैंक के बारे में भी सोच रहा था।
कि उसके साथ कितना गलत हुआ और उन लोगों ने कैसे टैंक को बचाने का प्लान बनाया। वैसे तो सौरभ ने डिसाइड किया था कि वो लतेश की शादी के बाद फरहीन के साथ वापस चला जाएगा, लेकिन अब टैंक के इंसिडेंट ने उसका पूरा प्लान ही चेंज कर दिया था। पुराने मार्केट घूमने की सौरभ के पास एक और वजह थी कि वहां पर तंत्र मंत्र की भी दुकानें मिलती थी। वहां पर सौरभ ने कुछ ऐसी जगह भी घूमी जहां पर तंत्र मंत्र होते थे, यहाँ पर भविष्य बताए जाते थे। सौरभ बड़े एक्साइटमेंट से इन सब दुकानों को देख रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। इधर भी देखता जा बच्चा। सौरभ ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा था। उस बूढ़े आदमी ने आगे कहा, जिस चीज की खोज में तू निकला है वो तुझे यहीं मिलेगी। सौरभ इस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हैरान था। सौरभ थोड़ा रुक गया और उसकी बात सुनने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पास है वो चीज जो तू ढूंढ रहा है। सौरभ ने बूढ़े आदमी से कहा, और क्या चीज ढूंढ रहा हूं मैं? बूढ़े आदमी ने उससे वापस कहा, तुझे अभी पता नहीं है, पर एक दिन जरूर पता चलेगा। आ मेरे पास, मैं बताता हूं कि वो चीज मेरे पास कैसे आई। एक पल के लिए सौरभ को लगा कि अगर वो वहां रुका तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, पर फिर भी पता नहीं क्यों सौरभ उस बूढ़े आदमी के पास चला गया। बूढ़े आदमी ने सौरभ से कहा, मैं यहाँ पर काफी समय से तपस्या कर रहा हूँ और इस तपस्या के दौरान मुझे पंचतंत्र के बारे में पता चला और पंचतंत्र के एक चित्र के बारे में भी काफी ज्यादा बारीक नजर रखता हूँ मैं। ये सुनकर सौरभ थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने पंचतंत्र के बारे में सुना था, पर ये नॉलेज बहुत सिद्धि के बाद मिलती है और बहुत कम लोग थे जो इसके बारे में जानते थे। तो इस आदमी को कैसे पता चला? उसे लगा कि उसके टाइम की बर्बादी हो गई और इस बूढ़े आदमी ने पंचतंत्र के बारे में कहीं से सुन लिया होगा। सौरभ ने वहां से जाने का सोचा। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम बनवारी लाल है और मैं इंसान का भविष्य बता सकता हूँ। सौरभ बिना परवाह किए बोला, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। इस पर बनवारी लाल ने सौरभ से पूछा, तुम अपने गुरु के बारे में कुछ बताओ। इस पर सौरभ ने कहा, आप तो भविष्य बता सकते हो, तो ये भी बता दो। बनवारी लाल ने कहा, मैं भविष्य बता सकता हूँ, पर किसी के गुरु और पूरे खानदान का नाम नहीं। सौरभ उससे कहता है, ये क्या बात हुई? भविष्य में भूत और वर्तमान भी आता है। बनवारी लाल इस पर बोला, बात बिल्कुल सही है, पर भविष्य में भूत और वर्तमान नहीं आता, बल्कि भूत और वर्तमान में भविष्य का निर्माण होता है। जिस पर सौरभ ने बनवारी लाल से पूछा, अच्छा चलो मेरा भविष्य बताओ। बनवारी लाल ने सौरभ से कहा, वर्तमान की कुछ गलतियों की वजह से भविष्य में संकट आ सकता है। इस पर सौरभ ने पूछा, किस प्रकार का संकट? बनवारी लाल ने कहा, यह तो वर्तमान की गलतियों पर निर्भर करता है। सौरभ उसकी गोल गोल बातों से तंग आ गया और उसने कहा, आप बस गोल गोल बातें करो, कुछ पता है भी या बस यूं ही टाइम पास कर रहे हो? बनवारी लाल ने सौरभ से कहा, अब मेरी उम्र नहीं है टाइम पास करने के लिए, यात्रा पर जाना है। सौरभ को उसकी बात सही भी लगी, बट फिर भी वो कंफ्यूज ही था और उसने आगे पूछा, पर उस आने वाले संकट के बारे में तो बताओ। बनवारी लाल सौरभ की क्यूरियोसिटी देखकर मुस्कुराया और कहा, इस संकट का पता तभी चल सकता है जब तुम वर्तमान में कुछ कर्म करोगे, जिसका मतलब बस कर्म करते जाओ तो संकट का पता अपने आप चल जाएगा। सौरभ समझ गया कि बनवारी लाल उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। सौरभ मुस्कुरा तो दिया, पर उसे अब भी बनवारी लाल का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। फिर उसने सोचा कि वो अपने गुरु के बारे में बता देगा और उसने अपने हॉस्टल के पास वाले मंदिर के पंडित के बारे में बताना शुरू किया और उनका एक्सपीरियंस बताया, जो कि अनइंटेंशनली एकदम एक्यूरेट निकला। बनवारी लाल ने सौरभ को बताया, जिस पंडित की तुम बात कर रहे हो वो पंडित मेरा भी गुरु है। ये सुनकर सौरभ को थोड़ा अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता था। बनवारी लाल ने सौरभ को नोटिस किया और कहा, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। सौरभ को अपनी नॉलेज और साइकिक एबिलिटीज पर यकीन था कि अगर ऐसा होता तो उसे ये रियलाइज हो जाता। अभी तक उसे एनर्जी और विजन आ जाता। सौरभ अपने मन में कहता है, ये भविष्य बताने वाला जरूर किसी तकनीक का इस्तेमाल करके मुझे उल्लू बना रहा है। लेकिन ये सब जानते हुए भी सौरभ ने अभी उसे एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की।
वो उसके साथ नॉर्मली ही बात करता रहा और पूछा, आपको पंचतंत्र के बारे में कैसे मालूम चला? जिस पर बनवारी लाल ने सौरभ से कहा, ये बहुत साधना करने पर प्राप्त होता है। सौरभ उससे बोलता है, मुझे ये मालूम है और मैं ये भी जानता हूं कि पंचतंत्र को जानना और उसका वो डायग्राम बनाना बहुत ही मुश्किल है और रेयरली ही कोई ऐसा कर सकता है। बनवारी लाल ये सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। अपनी बात जारी रखते हुए सौरभ ने बनवारी लाल से कहा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मुझे इतना मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है। मुझे भी इसके बारे में जानना था, पर मैं अभी तैयार नहीं हूं। ये सब करने के लिए जो हुनर और मैच्योरिटी चाहिए वो अभी मेरे अंदर नहीं है। अभी मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। फिर सौरभ ने डिसाइड किया कि वो ऑलरेडी अपना काफी वक्त वेस्ट कर चुका था, तो अब वो पास के एक मंदिर में जाएगा। सौरभ वहां से निकलने के लिए उठा ही था कि तभी बनवारी लाल ने उसको एक अजीब सी वार्निंग दी और कहा, आगे खतरा है बच्चा, क्योंकि वहां पर आगे खूनी जमीन है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। सौरभ बनवारी लाल की इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गया। बनवारी लाल ने उससे कहा, रुक जा और मेरे साथ आकर थोड़ी देर बैठ। सौरभ ना चाहते हुए भी जाने क्यों बैठ गया और तब बनवारी लाल ने उसे 3 कॉपर कॉइन्स दिखाए और सौरभ ने कहा, मैं इन सिक्कों से प्रूव कर दूंगा कि हमारा गुरु एक ही है। सौरभ ने इस पर आश्चर्य से पूछा, इन सिक्कों से प्रूव करोगे? बनवारी लाल ने मुस्कुराते हुए उन सिक्कों को हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर थोड़ी देर बाद एक मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने सौरभ से कहा, तुम अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके एक बार इन 3 कॉपर कॉइन्स को टेस्ट करो कि ये एक ही एनर्जी फील करते हैं या नहीं। ये कहकर उसने वो तीनों कॉइन्स सौरभ के हाथ में रख दिए। सौरभ अपनी हथेली पर नजरें गड़ाए ध्यान लगाने लगा। वो इन सब में इंटरेस्ट नहीं लेता था, पर न जाने क्यों ये करने लगा। शायद इसलिए क्योंकि वो बनवारी लाल से पीछा छुड़ाना चाहता था और ये सब जल्दी खत्म करना चाहता था। लेकिन सौरभ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 3 कॉपर कॉइन्स जो सौरभ के हाथ में थे वो रिएक्ट करने लगे। वो कॉइन्स उसकी हथेली पर सीधे खड़े हो गए। सौरभ हैरान रह गया। सौरभ ने बनवारी लाल से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? मेरी एनर्जी से ये कॉइन कैसे मूव कर सकते हैं? टेक्निकली तो इसमें आपकी एनर्जी होनी चाहिए। बनवारी लाल ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस अपने अंदर झांकने और विश्वास करने की जरूरत है। सौरभ जानता था कि उसकी एनर्जी और बनवारी लाल की एनर्जी मैच कर गई थी और ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब उनकी एनर्जी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक ही विद्या का इस्तेमाल किया गया हो, यानी उन दोनों का गुरु एक ही था। और इस बात को प्रूव करने के लिए सिर्फ एक फाइनल टेस्ट बचा था। अगर उन दोनों की एनर्जी सेम और उनके सोर्स भी सेम थे, यानी कि जब उन दोनों के बीच में रिएक्शन होता तो एक कलरफुल लाइट निकलने की पूरी प्रोबेबिलिटी थी। सौरभ अपनी सांसें रोके खड़ा था और सोच रहा था कि कहीं ये सच ना हो जाए और कहीं उन दोनों के अंदर से एक रोशनी ना निकल आए और ये ना प्रूव हो जाए कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी साइकिक एबिलिटी गलत प्रूफ हो जाएगी। वो इतनी देर बनवारी लाल के साथ बैठा और उसे पहचान ही नहीं पाया। ये बात सोचकर सौरभ को एक अनजाना सा डर लगने लगा और तभी अचानक उन दोनों के अंदर से एक हल्की हरी सी रोशनी निकली। जिसका डर था वही हुआ। सौरभ समझ गया कि उन दोनों के बीच में कनेक्शन था। अब सौरभ आगे क्या करेगा? कौन था ये अनजान बूढ़ा आदमी और क्या चाहता था वो सौरभ से? क्यों उसने कहा था कि आगे खूनी जमीन है? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। उस हरे रंग की रोशनी के निकलते ही सौरभ को लगने लगा कि कुछ तो कनेक्शन था उसका उस पंडित जी से, क्योंकि ऐसी रोशनी का निकलना नॉर्मली तो मुमकिन नहीं था। सौरभ को हैरानी से देखकर बनवारी लाल ने कहा, क्यों, अब यकीन हुआ या नहीं कि मेरा और तुम्हारा गुरु सेम है? मैंने कहा था ना कि मैं प्रूव कर दूंगा। और कोई सवाल हो तो पूछो। सौरभ ने बनवारी लाल से कहा, पंचतंत्र के उस डायग्राम के बारे में कुछ बताओ। बनवारी लाल ने सौरभ को पंचतंत्र के उस डायग्राम की खासियत के बारे में बताया। इस पंचतंत्र के डायग्राम को समझना बहुत कठिन है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। इसे समझ गए तो
इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ जाओगे कि हर चीज क्यों होती है और कैसे होती है। सौरभ ये सुनकर हैरान हो गया। उसने बनवारी लाल से पूछा, इसको कैसे समझा जा सकता है? बनवारी लाल ने उससे कहा, इसके लिए कड़ी तपस्या और सही दिशा की जरूरत होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सही मोटिवेशन। सौरभ ने बनवारी लाल से सरप्राइज होते हुए पूछा, तो आप कैसे इसे जान गए? बनवारी लाल ने सौरभ से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ये लगता है कि मैं ये सब नहीं जान सकता हूँ? मुझ में ये काबिलियत नहीं है? सौरभ ने कहा, ऐसा नहीं है, पर ये विद्या बहुत कम लोग जानते हैं। अभी आपने खुद ही ये कहा। इस पर बनवारी लाल ने जवाब दिया, और सिर्फ 3 लोग ही इसे अच्छे से समझ सकते हैं। सौरभ ने पूछा, कौन कौन समझ सका है इस विद्या को? कौन है ये 3 लोग? बनवारी लाल ने कहा, वो समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। सौरभ ये सुनकर चुप हो गया और फिर से उसे बनवारी लाल पर शक होने लगा। बनवारी लाल ने कुछ सोचते हुए सौरभ से कहा, तुम भी इस स्किल को सीख लो। मुझे लगता है कि ये तुम्हें सीखनी चाहिए। और इसी के साथ उसने उन तीनों कॉपर कॉइन्स की अद्भुत शक्तियों के बारे में सौरभ को बताते हुए कहा, इन तीनों कॉइन्स में बहुत ताकत है। ट्रायंगल की रिप्रेजेंटेशन को समझते हो? सौरभ ने जवाब दिया, नहीं। बनवारी लाल ने कहा, देखो, ये ट्रायंगल है जो 3 दुनिया के कनेक्शन को दिखाता है, और इसके 3 पॉइंट फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रियलिज्म को प्रेजेंट करते हैं। जब हम 3 वर्ल्ड में सही बैलेंस बनाते हैं तो ये परफेक्ट ट्रायंगल बनता है, और ये 3 कॉपर कॉइन इन्हीं 3 रियलम को दर्शाते हैं। लेकिन ये हमेशा इंसान के आध्यात्म और इनर पीस के बैलेंस से ही एक्टिवेट हो सकता है। माना जाता है कि ट्रायंगल के इन तीनों कॉइन्स की शक्ति का उपयोग करने से व्यक्ति स्पिरिचुअल अवेकिंग, इनर पीस और ब्रह्मांड के रहस्यों की गहरी समझ प्राप्त कर सकता है। सौरभ ने हिचकिचाते हुए बनवारी लाल से कहा, बाबा जी ने मुझे ये तकनीक नहीं सिखाई। जिस पर बनवारी लाल ने उससे कहा, शायद उस वक्त तुम तैयार नहीं रहे होंगे। मुझे अब तुम तैयार लग रहे हो। सौरभ ने बनवारी लाल से पूछा, तो मुझे रास्ता बताइए, मैं ये कैसे सीख सकता हूँ? बनवारी लाल ने कहा, मेरे पास आ जाया करो। सौरभ ने कहा, ठीक है। सौरभ ने ऊपर ऊपर से तो बनवारी लाल का ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान भी हो रहा था कि क्यों उसने ये स्किल सीखने के लिए बनवारी लाल की बात मान ली। तभी सौरभ को यश का फोन आया। फोन उठाते ही यश ने कहा, हेलो सौरभ। सौरभ ने कहा, हेलो, हाँ यश बोलो, क्या अपडेट है? यश ने कहा, टैंक की बॉडी को पास वाले ही कब्रिस्तान में ले गए हैं, हमें वहीं पहुंचना होगा, तुम मुझे वहीं मिलो। ये सुनकर सौरभ ने बनवारी लाल से कहा, अच्छा मैं अभी चलता हूँ, मुझे निकलना होगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। बनवारी लाल ने अचानक सीरियस टोन में कहा, तुम वापस मत जाओ, वहां खतरा हो सकता है। सौरभ ने कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। इस बात पर बनवारी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आगे से कोई खतरा तुम्हें परेशान करे तो मेरा एक कांटेक्ट है जिसका इस्तेमाल करके तुम बच सकते हो। लेकिन सौरभ अभी वापस जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसे बहुत से काम करने थे। लेकिन उसकी जल्दबाजी से बनवारी लाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और उसने सौरभ को एक फोन नंबर देते हुए कहा, तुम इस नंबर का इस्तेमाल करके किसी भी परेशानी से बच सकते हो। अगर आगे तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर जरूर कॉल कर लेना। सौरभ बनवारी लाल को अलविदा कहकर वहां से निकल गया, और उसे काफी रिलीफ महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बनवारी लाल के चंगुल से फाइनली निकल चुका था। उसे लग रहा था कि वो पता नहीं किस सरफिरे के चंगुल में फंस गया था। उधर सौरभ के जाने के बाद बनवारी लाल उसके ख्यालों में खो गया था। उसे लग रहा था कि सौरभ के अंदर काफी पोटेंशियल है, इसलिए उसने सौरभ को काफी रिस्पेक्ट से ट्रीट किया। रास्ते में जाते वक्त सौरभ को याद आया कि तन्मय ने उसे बुलाया था, इसलिए सौरभ पहले नैना से मिलने के लिए तन्मय सक्सेना के घर पहुंच गया। नैना की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। तन्मय सक्सेना ने सौरभ को देखते ही कहा, शुक्रिया, मैं जितनी बार भी आपका शुक्रिया अदा करूं कम है। आपके बगैर मुझे लगता है नैना कभी ठीक नहीं हो सकती थी। थोड़ी देर नैना के पास बैठने के बाद सौरभ ने कहा, मुझे अब जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। तन्मय ने कहा, ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ, जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। उसके बाद सौरभ वहां से निकल गया
और यश से मिलने उसकी बताई हुई जगह गया। यश के पास पहुंचकर सौरभ ने यश से टैंक की कंडीशन के बारे में पूछा। टैंक की बॉडी का क्या कंडीशन है, तुम मॉनिटर कर रहे हो ना? यश ने कहा, हाँ मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने में अभी वक्त है, अभी डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। सौरभ ने पूछा, दैट मीन्स वी आर ऑन आवर स्केड्यूल। वाइन की बॉटल कहाँ है? यश ने सौरभ को वाइन की बॉटल देते हुए कहा, ये लो वाइन की बॉटल, इसमें टैंक की आत्मा है, पर इसमें कोई हरकत नहीं दिखी मुझे। सौरभ ने कहा, इतने कम टाइम में कुछ हरकत नहीं होगी, आत्माओं के लिए टाइम अलग तरीके से काम करता है। यश ने हैरान होते हुए पूछा, सेम जगह पर भी रहकर टाइम अलग कैसे काम कर सकता है? सौरभ ने कहा, हम सेम जगह पर जरूर हैं, पर उनके लिए रेल्म अलग है। हम सेम जगह पर रहते हुए भी अलग रेल्म्स में रह सकते हैं, और एक ही जगह पर मल्टीपल रेल्म्स हो सकते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। आत्माएं अलग अलग रेल्म्स में ट्रेवल कर सकती हैं। यश ने हैरान होते हुए कहा, बाप रे, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। इससे अच्छा तो हमारा ही काम है, चुपचाप गोली चलाते रहो, किसी भी रेल्म्स के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। सौरभ यश की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अब समझ में आया मैं कितना मुश्किल काम करता हूँ? यश ने कहा, हाँ समझ गया सर। सौरभ ने कहा, तो अब शुरू करते हैं, तुम तब तक टैंक की बॉडी को निकालो। यश ने कहा, ओके, तब तक तुम क्या करोगे? सौरभ ने कहा, पूजा की तैयारी। फिर सौरभ पूजा की तैयारी करने लगा ताकि वो टैंक की आत्मा को उसकी बॉडी में वापस डाल सके। उसने अपने बैग से एक दिया निकाला और 8 कैंडल्स निकाली और उन्हें सामने रख दिया। फिर बैग से एक रक्षा कवच निकाला और उस रक्षा कवच से हवा में एक ड्राइंग बनाई। फिर अपने बैग से सिंदूर निकाला और ऑक्टागोनल शेप की ड्राइंग जमीन पर बनाई। इसी बीच यश और किशोर ने टैंक की बॉडी को जमीन से निकाल लिया और उसकी बॉडी को सौरभ के सामने रख दिया। सौरभ ने सारे कैंडल्स को जलाकर ऑक्टागोनल शेप के हर पॉइंट पर रख दिया। फिर उसने दिया जलाया और उस ऑक्टागोनल शेप के सेंटर पर दिया रख दिया और फिर अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने उस रक्षा कवच को अपने हाथ में लेते हुए उस रक्षा कवच को टैंक की बॉडी के ऊपर रख दिया। तभी उसने देखा कि उस वाइन की बोतल में हलचल होने लगी। सौरभ ने आंखें खोलकर यश से कहा, जल्दी से वो बोतल मुझे दो। यश ने झट से उस वाइन की बोतल को सौरभ के हाथ में दे दिया। सौरभ ने उस वाइन की बोतल के ढक्कन को खोला तो उसमें धुआं जैसा कुछ निकला और धीरे धीरे टैंक की तरफ बढ़ने लगा। ये प्रोसेस देखकर यश हैरान हो गया क्योंकि उसने कभी ये सब नहीं देखा था। इसके बाद टैंक की बॉडी में हलचल हुई, फिर वो खांसने लगा और अचानक उठकर बैठ गया। ये देखकर यश ने दौड़कर टैंक को गले से लगा लिया। सौरभ ने अपनी पूजा सक्सेसफुली पूरी कर ली थी। टैंक थोड़ा डिजी सा फील कर रहा था, जिस पर यश ने सौरभ से पूछा, क्या ये डिजीनेस नॉर्मल है? सौरभ ने कहा, बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़े टाइम के लिए उसकी बॉडी उसकी आत्मा से अलग थी, इसीलिए दोबारा कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए ये डिजीनेस आ जाती है। यश ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और उसने सौरभ से पूछा, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का मतलब? सौरभ ने यश को समझाते हुए कहा, जब किसी हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो हार्डवेयर से सिंक होकर इंस्टॉल होता है। बस यही समझ लो, बॉडी हार्डवेयर है और आत्मा सॉफ्टवेयर, और ये अभी बॉडी से सिंक नहीं हुई है, पर कुछ मिनट्स में हो जाएगी। यश ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो गया। किशोर ने सौरभ से कहा, मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहता हूँ, तुमने हमारी बहुत ही खास दोस्त की जान बचाई है। हम लोग सच में बहुत ग्रेटफुल हैं तुम्हारे। नहीं यार, इसमें थैंक यू या फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मेरा काम था, और टैंक वैसे मेरा भी दोस्त है। तब तक टैंक बिल्कुल नॉर्मल हो गया और उसने सौरभ को गले लगा लिया। सौरभ भी अंदर से बहुत खुश था क्योंकि आज उसने एक इम्पोर्टेंट आदमी की जान बचाई थी। तभी तन्मय सक्सेना ने सौरभ को फिर से फोन करके कहा, मैं आप लोगों को ठीक से शुक्रिया नहीं कह पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे यहाँ आकर कुछ दिन के लिए रुकें और मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका दें। लेकिन सौरभ ने उसे मना करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, पर मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे आज ही वापस निकलना है और आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नैना की प्यारी सी स्माइल हमारे लिए काफी है। पर पूछने के लिए थैंक्स। सौरभ ने तन्मय को इसलिए मना किया क्योंकि अंदर ही अंदर उसे ये पता था कि तन्मय सक्सेना की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। सौरभ ने तन्मय से कहा, ठीक है अब मुझे निकलना है, नैना का ख्याल रखना।
और अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो नैना से मिलने ज़रूर आऊँगा। अब मैं रखता हूँ, बाय। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद यश और किशोर सौरभ को बाय बोलकर चले गए। सौरभ टैंक के साथ वहां के स्टेशन की ओर निकल गया। सौरभ ने स्टेशन पहुंचकर ट्रेन की टिकट ली और लतेश के घर पहुंचकर वापस जाने के लिए पैकिंग करने लगा। अपना सामान पैक करके सौरभ स्टेशन के लिए निकला। फरहीन पहले से ही किसी से मिलने निकल चुकी थी और डायरेक्ट स्टेशन पर ही मिलने वाली थी। स्टेशन पर टैंक भी सौरभ को छोड़ने के लिए आया था। उसने सौरभ से उसका फोन नंबर मांगा और सौरभ ने बिना कुछ सोचे समझे टैंक को अपना नंबर दे भी दिया। टैंक उससे गले मिला और उसने सौरभ के कान में धीरे से कहा, थैंक यू। जिस पर सौरभ बस मुस्कुरा दिया। टैंक फिर अलविदा कहकर निकलने लगा तो सौरभ ने उससे पूछा, कहाँ जाने वाले हो अब? जिस पर टैंक ने उसे जवाब दिया, जहां भी मेरी जरूरत हो, और वैसे अभी कुछ काम पेंडिंग है लाइफ में। फिर टैंक वहां से चला गया। ठीक उसी वक्त फिर से तन्मय सक्सेना ने सौरभ को फोन किया और इंसिस्ट किया कि वो उसके साथ आकर लंच करे ताकि वो एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा कर सके। सौरभ ने टाइम देखा तो अभी ट्रेन के लिए 2 घंटे बाकी थे। तन्मय का घर स्टेशन के पास ही था तो सौरभ तन्मय के घर उसके साथ लंच करने पहुंच गया और फिर लंच करके वापस स्टेशन के लिए निकल गया। स्टेशन पर बैठे बैठे वो बनवारी लाल की दी गई वार्निंग के बारे में सोचने लगा। तभी ट्रेन आ गई और सौरभ ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि उसे रियलाइज हुआ कि फरहीन अभी तक नहीं आई थी। उसने फरहीन को फोन लगाया और फरहीन ने उससे कहा कि वो अगले स्टेशन पर मिलेगी। फरहीन अपनी एक फ्रेंड के साथ अगले स्टेशन पर वेट कर रही थी। फरहीन ने अपने फ्रेंड को सौरभ और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया। उसने अपनी फ्रेंड से ये भी कहा, मुझे लगता है कि मेरे घर वाले सौरभ के साथ मेरे रिलेशनशिप को अलाउ कर देंगे। अगले स्टेशन पर फरहीन सौरभ से मिली और अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, इसका नाम जोहरा है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सौरभ ने उससे हैंडशेक करते हुए कहा, हाय जोहरा, हाउ आर यू? फरहीन ने जोहरा से कहा, और ये सौरभ है, मेरा बॉयफ्रेंड। जोहरा ने कहा, हाय सौरभ, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? सौरभ ने कहा, मैं भी अच्छा हूँ। सौरभ ने फरहीन से कहा, आप कैसी हैं मैडम? शादी के बाद से तो आप दिखी ही नहीं। ये सुनकर फरहीन ने चिढ़ते हुए कहा, आप बिजी थे सर, तो सोचा डिस्टर्ब ना ही करूं तो बेहतर है। सौरभ मुस्कुराने लगा और बोला, अच्छा हुआ आपने डिस्टर्ब नहीं किया, वरना कयामत आ जाती, और वैसे भी इन सब से आप दूर ही रहें तो हमारे लिए बेहतर है। जोहरा को ये सब सुन के कुछ अजीब लग रहा था। वो उन दोनों के मजाक को नहीं समझ पाई और सौरभ को जज करने लगी। जोहरा को सौरभ की सिंसियरिटी और रिलायबिलिटी पर भी शक हो रहा था क्योंकि वो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था। क्या जोहरा सौरभ और फरहीन के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी? आगे कौन सा एडवेंचर सौरभ की जिंदगी में दस्तक देगा? क्या सौरभ को उस बूढ़े आदमी को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए आई भला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। ट्रेन के चलने का इशारा होने ही वाला था कि अचानक जोहरा ने कहा, तुम दोनों मेरे पापा के रेस्टोरेंट क्यों नहीं चलते? फरहीन ने कहा, नहीं, हमें एक्चुअली वापस जाना है। जोहरा ने कहा, तुम लोग पहली बार यहाँ आए हो, अगर बिना मेरे यहाँ कुछ भी खाए पिए वापस चले जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी फरहीन, तुमसे कितने टाइम के बाद मुलाकात हुई है, पापा को भी मिलकर अच्छा लगेगा, प्लीज चलो। फरहीन ने कहा, लेकिन हम लोगों की टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं, ट्रेन चलने वाली है। जोहरा ने कहा, अरे तो कौन सा बहुत दूर जाना है, अगली ट्रेन पकड़ लेना, मैं पापा से बोल दूंगी, वो तुम लोगों का टिकट करवा देंगे। फरहीन डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सौरभ की तरफ देखा। सौरभ को लगा कि शायद वो अपनी दोस्त से इतने वक्त के बाद मिल रही थी, इसलिए उसका रुकना तो सही होगा। ये सोचकर उसने हाँ में इशारा कर दिया। ये देखकर फरहीन ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। फिर वो लोग ट्रेन से सामान उतारकर जोहरा के पापा के रेस्टोरेंट पहुंच गए। जोहरा के पापा का नाम सिकंदर था। रेस्टोरेंट में पहुंचकर जोहरा ने अपने पापा को बुलाया और कहा, पापा, ये मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है फरहीन, और ये उसका दोस्त है सौरभ। ये दोनों यहाँ एक शादी अटेंड करने के लिए आए थे और वापस लौटने वाले थे, लेकिन मैंने इन्हें रोक लिया।
सिकंदर ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा। फिर उसने सौरभ और फरहीन की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों क्या खाना पसंद करोगे? सौरभ ने कहा, अंकल हमें भूख नहीं लगी है। सिकंदर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार तुम लोग हमारे यहाँ आए हो, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ कोई काम तो होता नहीं है, तो हमारे शेफ मोस्टली खाली बैठे रहते हैं। इसी बहाने कम से कम उन्हें भी कुछ करने के लिए मिल जाएगा। सौरभ को ये सेंटेंस सुनकर कुछ अजीब सा लगा। उसने नजरें घुमाकर देखा तो रेस्टोरेंट काफी सुंदर बना हुआ था। रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी बहुत प्यारा था, स्मेल भी अच्छी थी, और उनका मेन्यू देखकर उसे रियलाइज हुआ कि उनके पास खाने की भी काफी वैरायटीज मौजूद थी। फिर इस तरह पूरे रेस्टोरेंट के खाली होने का मतलब ही नहीं था। वहां उन चारों के अलावा सिर्फ एक कस्टमर और बैठा हुआ था। सौरभ ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सिकंदर से पूछा, अंकल रेस्टोरेंट्स में ज्यादा कस्टमर नहीं दिख रहे, कुछ है क्या आज? क्या बंद है आज रेस्टोरेंट? सिकंदर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या बताऊं, यही सवाल तो पिछले कुछ सालों से खुद अपने आप से पूछ रहा हूं। सब कुछ कर लिया, नंबर वन शेफ्स रखे, बढ़िया इंटीरियर डिजाइन करवाया, मेन्यू में इतनी वैरायटीज रखी कि किसी भी तरीके का खाना छूट ना जाए, फिर भी कस्टमर्स नहीं आते। कुछ आते हैं तो बाद में उनके रिव्यूज आते हैं कि यहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं है। जिसने जो जो सजेशंस दिए काम को इम्प्रूव करने के लिए, मैंने सब किया, फिर भी पता नहीं क्यों बिजनेस नहीं सुधरा। सौरभ को उनकी बात सुनकर उनसे काफी सहानुभूति हुई। उधर जोहरा बड़े ध्यान से सौरभ को देख रही थी और उसके मन में सौरभ को लेकर काफी सारे डाउट्स थे। और सौरभ ने जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर फरहीन से मीठी बातें की थी, उससे जोहरा को ये लग रहा था कि सौरभ जेन्युइन नहीं था और शायद वो फरहीन का फायदा उठा रहा था। इस शक को यकीन में बदलने के लिए उसने सोचा कि वो सौरभ को इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी सारी हरकतों पर ध्यान रखेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि वो कैसे फरहीन का फायदा उठा रहा था। सौरभ को भी रेस्टोरेंट में कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सिकंदर उठकर उन लोगों के लिए खाने का ऑर्डर देने चला गया। उनके जाने के बाद सौरभ ने सोचा, क्यों ना फरहीन और जोहरा का कुछ एंटरटेनमेंट किया जाए। उसने टेबल से एक चम्मच नीचे जमीन पर गिरा दी। जोहरा को यह देखकर लगा कि शायद सौरभ किसी तरीके की ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे शक भरी निगाहों से देखने लगी। उसे लग रहा था कि जरूर सौरभ ने कुछ ऐसे ही करके फरहीन को फुसला लिया था, लेकिन सौरभ उसके मन की बातों से अनजान अपनी धुन में था और उसने कहा, मैं तुम दोनों को एक मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। फरहीन ने पूछा, कैसी मैजिक ट्रिक? सौरभ ने कहा, ये जो चम्मच जमीन पर गिरी है ना, ये अभी चलने लगेगी अपने आप। ये सुनकर जोहरा ने सौरभ को बड़ी हीन भावना से देखा और सौरभ ये समझ गया। उसे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था जोहरा के इस बिहेवियर पर। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि जोहरा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी। क्या उसे कोई जलन थी या किसी ने उससे सौरभ के बारे में कुछ कहा था? सौरभ यही सब सोच रहा था कि अचानक फरहीन ने उससे कहा, क्या सचमुच तुम इस चम्मच को जमीन पर चला सकते हो? सौरभ ने पूछा, तुम्हें कोई शक है क्या? फरहीन ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं शक तो नहीं है, पर तुम करके दिखाओ, मैं भी देखना चाहूंगी और जोहरा भी देखना चाहेगी। क्यों जोहरा? जोहरा ने अजीब ढंग से कहा, हाँ क्यों नहीं। तब तक सिकंदर भी ऑर्डर देकर वहां वापस आ चुका था और ये बात सुनते ही उसने कहा, हाँ भाई चलाओ, मैं भी देखना चाहूंगा। सौरभ ने कुछ कहा नहीं, बस उस जमीन पर पानी गिरा दिया और फिर आंखें बंद करके मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर में उन लोगों ने देखा कि वो चम्मच वाकई पानी के ऊपर अपने आप सरकती हुई एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। सौरभ ने आंखें खोलकर उस चम्मच को इशारा किया और वो चम्मच को जिस भी दिशा में इशारा करता, चम्मच उसी दिशा में जाने लगती। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए थे, स्पेशली सिकंदर और जोहरा। सिकंदर ने हैरान होते हुए पूछा, ये तुमने कैसे किया? इसमें क्या ट्रिक है? सौरभ ने कहा, एक्चुअली इसमें कोई ट्रिक नहीं है, मैं एक खास तरीके से पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं बस। सिकंदर ने पूछा, कैसी पावर? सौरभ ने कहा, मैं बताऊंगा तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन यहाँ आपके रेस्टोरेंट में काफी सुपरनेचुरल पावर्स है। मैं उन्हीं का इस्तेमाल करके इस चम्मच को चला रहा था। ये सुनकर जोहरा ने पूछा, सुपरनेचुरल पावर्स से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर भूत प्रेत है?
सौरभ ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, पर मुझे यहाँ पर कई तरह की पावर्स का एहसास हो रहा है, और अभी जो तुम लोगों ने देखा ये उस पावर की ही ताकत थी, और इन्हीं पावर्स की वजह से ही आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। सिकंदर को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद सौरभ ने फरहीन को सबके सामने इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कहा था, इसलिए उसने कहा, क्या आप बकवास कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ही होता है। जोहरा ने भी कहा, ये भूत प्रेत का नाम लेकर किसी और को डराना। सौरभ को लगा कि इन लोगों को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और वो ऐसे किसी भी आदमी के काम में इंटरफेयर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था जिसे उसकी बातों में यकीन ना हो। इसलिए उसने तुरंत ही अपनी बात को खुद काटते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि आप लोग डरते हैं या नहीं। सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब ठीक है। लेकिन फरहीन सौरभ के बोलने का तरीका देखकर समझ गई थी कि सौरभ उन लोगों की बातों को सुनकर मैटर को टाल रहा था, और उसे सचमुच वहां पर कुछ फील हुआ था। उसने धीरे से सौरभ से कहा, सौरभ मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कुछ फील हुआ है, प्लीज इन लोगों की बातों का बुरा मत मानो। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर पावर्स हैं और उसकी वजह से इनका बिजनेस खराब हो रहा है, तो प्लीज इनकी मदद कर दो। सौरभ फरहीन की इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया। उसने सिकंदर की तरफ पलट कर कहा, मैं सच कह रहा हूँ कि आपके रेस्टोरेंट पर भूतों का साया है। मैं ऐसी चीजों को सेंस कर लेता हूँ, और यही भूत आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस को खराब कर रहे हैं। ये कभी भी आपको प्रोग्रेस नहीं करने देंगे। सिकंदर ने कहा, देखो मैंने तुम्हारा पानी पर चम्मच चलाने वाला कारनामा देखा, पर मुझे लगता है कि ये कोई ट्रिक है, किसी भूत का काम नहीं। और अगर तुम ये कहते हो कि यहाँ पर भूत है तो प्रूव करके दिखाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। सौरभ हालांकि उन लोगों के सामने ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था, लेकिन लेकिन सिकंदर के चैलेंज देने की वजह से वो अब मजबूर हो गया था। इसलिए उसने वही चम्मच जमीन से उठाई और सिकंदर के हाथ में पकड़ाकर उससे कहा, मैं जब आपसे आंखें बंद करने के लिए कहूंगा तब आंखें बंद कर लेना और बताना अगर आपको कुछ दिखाई पड़ता है। ये कहकर सौरभ ने कुछ मंत्र पढ़े और सिकंदर को इशारा किया। सिकंदर ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद किए हुए अभी 5 सेकंड्स भी नहीं बीते होंगे कि सिकंदर ने चिल्लाकर चम्मच दूर फेंक दी। जोहरा ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ पापा, क्या देखा आपने? सिकंदर ने हांफते हुए कहा, एक बहुत ही भयानक जीव था जिसका सर बैल जैसा था और शरीर किसी भयानक राक्षस जैसा। सौरभ ने कहा, ऐसी ही आत्माएं हैं आपके रेस्टोरेंट में, इसीलिए आपका काम नहीं चल रहा। अब सिकंदर ने बहुत ही पोलाइट होकर सौरभ से कहा, हम इन आत्माओं से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? सौरभ ने कहा, एक पूजा करनी पड़ेगी और फिर ये आत्माएं आपका पीछा छोड़कर यहां से चली जाएंगी। लेकिन इस पूजा के लिए हमें कुछ जानवरों की बलि भी देनी पड़ेगी और बहुत सारी मोमबत्तियों और अगरबत्तियों की जरूरत पड़ेगी। सिकंदर ने कहा, मैं अभी हर चीज की व्यवस्था कर देता हूँ, तुम प्लीज ये पूजा करके इन आत्माओं से हमारा पीछा छुड़वा दो। सौरभ ने कहा, ठीक है। सौरभ ने इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने रेस्टोरेंट के बीच का हिस्सा क्लियर करवाया, वहां से सारी टेबल्स और चेयर्स हटवाईं और वहां पर पूजा का सामान रखकर उसकी तैयारी करने लगा। सब सामान सजाने के बाद वो ध्यान में बैठ गया और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसे रेस्टोरेंट के बारे में कुछ फील हुआ और उसने आंखें खोलकर सिकंदर से पूछा, एक बात बताइए, यहाँ का किराया कम है क्या? सिकंदर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ एक्चुअली यहाँ का किराया अगल बगल की शॉप से काफी कम है। सौरभ ने कहा, इसका पिछला ओनर भी इसे बहुत जल्दबाजी में छोड़कर भाग गया था। मुझे लगता है कि उनका इन आत्माओं से जरूर कोई कनेक्शन है। सिकंदर ने कहा, लेकिन मैंने तो रेस्टोरेंट लेने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया था और मुझे यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा। सौरभ ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और आंखें बंद करके उन जवाबों को खोजने के लिए ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर ध्यान में बैठने के बाद सौरभ ने आंखें खोली और कहा, मुझे ये पता चला है कि इससे पहले वाला जो ओनर था उसे इन आत्माओं की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। उसने इन्हें काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन 7 साल पहले जब वो इन्हें काबू में नहीं कर सका
तो जल्दबाजी में इस फ्लोर को खाली करके चला गया। यहाँ पर पहले एक मीट की शॉप हुआ करती थी। 7 साल पहले इस जगह का किराया जितना था आज भी उतना ही है। सिकंदर ने कहा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, मैं एक बार पता करता हूँ। ये कहकर उसने कई लोगों को फोन मिलाया। सौरभ, जोहरा और फरहीन उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे कि वो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आएगा। थोड़ी देर में सिकंदर घबराया हुआ वापस आया और उसने कहा, तुमने सही कहा, मुझे अभी पता चला कि इस शॉप को पहले बहुत अवॉइड किया जाता था। कोई भी यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता था क्योंकि चारों तरफ ये अफवाह थी कि यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा है। फिर यहाँ के ओनर ने ही यहाँ पर अपना मीट का बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो भी नहीं चला। फिर उसने बहुत कम कीमत पर दुकान को किराए पर देना चाहा, लेकिन लोग तैयार ही नहीं होते थे। काफी पता करने के बाद और बहुत सारे तांत्रिकों से बात करने के बाद किसी ने उसे बताया कि इस जगह से नेगेटिव एनर्जी को सिर्फ काले कुत्ते का खून दूर कर सकता है। और फिर उसने एक तांत्रिक को बुलाकर काले कुत्ते के खून का यहाँ पर इस्तेमाल करवाया। के बाद उसका बिजनेस थोड़ा ठीक ठाक चलने लगा। नेगेटिव एनर्जी कुछ कम हुई। यहाँ का बिजनेस फ्लॉरिश इसलिए कर रहा था क्योंकि काले कुत्ते का खून यहाँ की नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर रहा था। लेकिन मेरा बिजनेस यहाँ पर डूबने लगा, इसका क्या मतलब हुआ? सौरभ ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब ये सर अब खत्म हो चुका है। सिकंदर ने घबराते हुए पूछा, इससे क्या होगा? सौरभ ने कहा, काले कुत्ते खून का असर खत्म होने के बाद बहुत आत्माएं इस स्पेस में आ गई हैं और वो यहाँ पर किसी भी बिजनेस को नहीं चलने देंगी। सिकंदर ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा, तो फिर बिजनेस चलाने के लिए मैं क्या करूं? इन आत्माओं से कैसे पीछा छूटेगा? सौरभ ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे यहाँ के ओनर से बात करनी है। मुझे ही पिछली बार इस जगह को ठीक करने का उपाय किया था, उसके मेथड्स कम इफेक्टिव थे। क्या सौरभ उस जगह की आत्माओं को निकालने का उपाय ढूंढ पाएगा? क्या जोहरा फरहीन और सौरभ का रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सिकंदर ने पुराने ओनर को कॉल करके उसे वहां बुलाया। सारे लोग पुराने ओनर का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पुराना ओनर आ गया। ओनर ने सौरभ को उस शॉप की पूरी हिस्ट्री बताते हुए कहा, यह जमीन बहुत सालों से खाली पड़ी थी, कोई भी उसे खरीदता नहीं था। जब भी कोई खरीदने जाता तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान होने लगता था। पर जब मुझे ज़मीन सस्ते में मिलने लगी तो मैंने इसे खरीदने की सोचा, क्योंकि मुझे अपनी शॉप खोलने के लिए ज़मीन चाहिए थी और वो भी जल्दी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ये ज़मीन खरीद ली। उस दौरान मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट भी हुआ, पर मैंने ये सब नज़रअंदाज करते हुए ज़मीन खरीद कर यहाँ पर शॉप बना ली। सौरभ ने पुराने ओनर से पूछा, आपको ये एहसास नहीं हुआ कि शॉप के लेने का प्लान करते ही आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया? तो इसका कुछ आपस में कनेक्शन हो सकता है। आपने ज़मीन के बारे में कुछ रिसर्च तो की होगी। पुराने ओनर ने सांस छोड़ते हुए दुखी होकर कहा, रिसर्च नहीं की थी, पर सुना ज़रूर था कि इस ज़मीन पर आत्माओं का साया है, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे भाई के एक्सीडेंट को भी मैंने महज एक इत्तेफाक समझा, या यूं कहें कि मैं शॉप खोलने के लिए इतना डेस्परेट था कि मैंने इन सब सिग्नल्स को इग्नोर किया। सौरभ ने आगे पूछा, शॉप खोलने के बाद आपको कुछ अजीब एहसास नहीं हुआ? पुराने ओनर ने बताया, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी। सौरभ ने झट से पूछा, जैसे? ओनर ने जवाब दिया, जैसे कभी अचानक मीट से खून निकलने लगता था, पूरा मीट सूखा हुआ होता था, फिर भी कोई कस्टमर आता था तो उसकी तबीयत खराब होने लगती थी। मेरे एम्प्लॉय बीमार होने लगे थे। सौरभ ने पूछा कि ये सब इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सुपरनैचुरल शक्तियां हैं। ओनर ने जवाब दिया, एक गट फीलिंग तो थी पहले से, पर न जाने क्यों मैं इसे इग्नोर कर रहा था। पहले ही से शॉप में कस्टमर कम आते थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे कुछ स्टेप्स लेने से इन रूमर्स को और हवा मिल जाए।
और दुकान में कस्टमर आने ही बंद हो जाएं। सौरभ ने पूछा, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा? ओनर ने बताया, एक दिन मेरा एक एम्प्लॉय मीट काट रहा था और न जाने उसे क्या हुआ कि उसने अपना हाथ ही काट लिया। सौरभ ने हैरान होकर पूछा, ऐसी लापरवाही कैसे की उसने? क्या हो गया था उसे? आपने उससे पूछा कभी? ओनर ने बताया, मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसे लगा ही नहीं कि ये उसका हाथ है, उसे वो मांस ही दिख रहा था। सौरभ ने अपने आप से कहा, इल्यूजन पावर। ओनर ने सौरभ से पूछा, क्या कहा आपने? सौरभ ने इसका जवाब दिया, इसे इल्यूजन पावर कहते हैं। ये एक भ्रम पैदा करता है जिससे विक्टिम वो देखने पर मजबूर हो जाता है जो सामने वाला दिखाना चाहता है। खैर, आप ये बताइए कि फिर आपने क्या क्या किया? ओनर ने बताया, फिर मुझे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो मैंने आत्माओं के एक्सपर्ट, कुछ तांत्रिकों को कांटेक्ट किया जिन्होंने मुझे बहुत से तरीके बताए। सौरभ ने इंटरेस्ट लेते हुए कहा, क्या क्या तरीके बताए और आपने क्या इस्तेमाल किए? ओनर ने कहा, मैंने उनके हर तरीके को इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि मुझे आत्माओं की शांति के लिए एक हवन करवाना होगा। मैंने करवाया पर उससे कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर किसी ने बताया कि मुझे हर दिन कुछ मीट आत्माओं को समर्पित करना होगा ताकि गुलाब जइसन खिलल बारू कि वो खुश रहें और हमें परेशान ना करें। पर ये तरीका भी इफेक्टिव नहीं था। एक्सपर्ट ने बताया कि काले कुत्ते के खून को शॉप के हर कोने में डाल दो, इससे आत्माएं डर जाएंगी और वो शॉप में एंटर नहीं करेंगी। सौरभ ने बीच में टोकते हुए कहा, इससे काम होने लगा, राइट? ओनर ने जवाब दिया, हाँ होने लगा और कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। कस्टमर भी आने बढ़ गए, बिक्री बढ़ गई, धंधा सही चल रहा था। फिर वो खून धीरे धीरे सूखने लगा और फिर से वही सब शुरू हो गया। सौरभ ने कहा, डर से तो इंसान से भी नहीं जीता जा सकता, भूत से कहाँ जीत पाओगे? सौरभ की ये बात सुनकर ओनर सोच में पड़ गया। फिर सौरभ ने ओनर से पूछा, आपने ये बात इनसे जानबूझकर क्यों छुपाई? इस पिछले ओनर ने ये जानते हुए कि यहाँ और भूतों का साया था, किराए पर उठाने का फैसला किया था। ओनर ने सौरभ को कहा, हाँ मैंने ये बात सिकंदर से छुपाई थी, पर मैं क्या करता? मैंने बहुत से उपाय करने की कोशिश की और कोई तरीका वर्क नहीं किया। मुझे यहाँ से जाना था क्योंकि मैं और नुकसान नहीं झेल सकता था। तो मैंने इस शॉप को किराए पर चढ़ाने का सोचा ताकि मैं कहीं और शॉप खोल सकूं। और अगर मैं सिकंदर को ये बात बताता तो ये कभी इस शॉप को किराए पर नहीं लेता। मुझे अपने फायदे और सच में से चुनना था और मैंने फायदा चुना। अब जब सिकंदर को ये बात पता चली तो उसे अपने रेस्टोरेंट का फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद सौरभ ने, मुझे एक हवन करना होगा जिसके लिए लाल मोमबत्तियों की जरूरत है, आप प्लीज मार्केट से मंगवा दें। ये कहकर सौरभ ने हवन की तैयारी शुरू कर दी। सौरभ ने अपने बैग से सिंदूर और रक्षा कवच निकाला, जिसके बाद उसने सिंदूर से एक ड्राइंग बनाई जिसमें दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे थे। तब तक लाल मोमबत्तियां मार्केट से आ गई थी। सौरभ ने मोमबत्तियों को जलाकर उस ड्राइंग की शेप के ऊपर अरेंज कर दिया और फिर उसने सिकंदर से कहा, जैसा जैसा मैं करता हूं आप उसे फॉलो करते जाइए। ये सुनकर सिकंदर थोड़ा हिचकिचाने लगा। ये देखकर सौरभ ने उसे ये अश्योर किया कि सभी चीजें उसके कंट्रोल में थी। फरहीन ने सिकंदर से कहा, अंकल आप सौरभ पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। फरहीन की बात सुनकर सिकंदर थोड़ा रिलैक्स हो गया। सौरभ ने अब पूजा शुरू कर दी थी। तभी सौरभ को पास के बंद दरवाजे से मेटल चेन्स की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर सौरभ ने सभी से कहा, मुझे लगता है कि अंदर कोई चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है पर हमें अंदर बुला रही है। सिकंदर ने हैरान होकर सौरभ से पूछा, कौन सी चीज और हमें क्यों बुला रही है? सौरभ ने इसका जवाब दिया, शायद ये हमें कुछ बताना चाहती है। इस हवन में सौरभ को खाना और शराब भी भूतों को देना था
उसने ये सारी चीजें सिकंदर को लाने को कहा। इस दौरान सौरभ कुछ मंत्र पढ़ते हुए हवन में आहुति देने लगा। जब सिकंदर खाना और शराब लेकर आया, तब सौरभ ने ये सारी चीज उस आत्मा को देते हुए कहा, ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। किससे बात कर रहा था, मानो जैसे सच में वहां कोई खड़ा था। ये सब देखकर जोहरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सौरभ आखिर में करना क्या चाहता था। अचानक से ये मेटल चेन्स की आवाज आनी बंद हो गई। सौरभ को अब घबराहट होने लगी, क्योंकि उसे डाउट हुआ कि यहाँ कोई ना कोई इशू तो जरूर था। तभी उसे आसपास खून के सूखे हुए निशान दिखाई दिए और सौरभ को ये एहसास हुआ कि ये सिचुएशन जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। सौरभ ने फरहीन और बाकी सभी को बताया, जो भी मेथड पिछले ओनर ने अपनाए थे उसी की वजह से ये खून सूख गया है और अब इस रेस्टोरेंट में भटक रही आत्माओं को बुलाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। शायद कुछ और स्टेप्स लेने पड़े। सौरभ ने अपनी आंखें बंद करके मंत्र बोलने शुरू किए। अचानक से मेटल चेन्स की वो आवाज फिर से आनी शुरू हो गई। सौरभ ने फिर से कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करके उन आत्माओं को खाने की टेबल पर बुलाया और कहा, मैं तुम लोगों को खाना खिलाना चाहता हूँ और कुछ वाइन पिलाना चाहता हूँ। आओ हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। सौरभ के ये कहते ही सिकंदर ने वहां पर रखे टेबल पर बहुत सारा खाना लगा दिया। देखते ही देखते वो खाना धीरे धीरे अपने आप गायब होने लगा, मानो जैसे उसे कोई खा रहा हो। असल में ये भूत खाना खा रहे थे और सौरभ के इस हवन ने उन भूतों को अफेक्ट कर दिया था। हवा में तैर रहे चम्मच और फोर्क्स अब गिरने लगे थे, जिसके बाद सौरभ को पता चल गया था कि भूत अब ड्रंक हो चुके थे। और तभी एक आवाज आई, किया, मुझे सिटी गेट के बारे में पता है। मुझे यहाँ के राजा ने ऑर्डर दिया है कि मैं सिटी गेट के फेलियर के बारे में पता लगाऊं, क्योंकि यहीं से भूत अपनी दुनिया में जाते हैं और मुझे लगता है कि किसी ने सिटी गेट को खूनी का इस्तेमाल करके ऑक्यूपाई कर ताकि हो जाएं। ये गहरी आवाज सुनकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर कोई खड़ा नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। इसका मतलब ये कि भूत की आवाज थी। यह सुनने के बाद सौरभ का चेहरा लाल हो गया था। वो जानता था कि उसे भूत की दुनिया के बारे में कुछ नया पता था और ये इन्फॉर्मेशन उसके स्किल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। सौरभ बड़े एक्साइटमेंट में उस भूत की बात सुनने लगा। वहां पर उस भूत ने बताना शुरू किया, ये एक चेक पॉइंट एरिया है और इस सिटी का नाम है भूतनगर। ये नरक की जगह है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि भूतनगर आखिर है कहाँ, उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है। सौरभ ने क्यूरियस होकर भूत से पूछा, जो लोग वहां जाते हैं उन्हें भी नहीं पता होता क्या कि भूतनगर है कहाँ? उस भूत ने कहा, यहाँ टेलीपोर्टेशन स्टेशन है। इस टेलीपोर्टेशन स्टेशन से भूत डायरेक्टली भूतनगर पहुंच जाते हैं, इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि भूतनगर कहाँ लोकेटेड है। पॉइंट्स को सिटी गेट भी कहते हैं, क्योंकि यही जगह है जहां से आप भूतनगर जा सकते हो। और ये पर पहले मीट शॉप थी और अब ये रेस्टोरेंट है। सभी लोग ये सुनकर दंग रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। सौरभ ने हैरान होकर पूछा, तो इस शॉप के बनने की वजह से प्रॉब्लम? भूत ने जवाब दिया, हाँ, यही शॉप सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इस शॉप के बनते ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। इस शॉप के बनने की वजह से कोई भूत इस चेक पॉइंट पर आ जा नहीं सकता था, क्योंकि चेक पॉइंट की जगह पर यह शॉप बन चुकी थी। और फिर इस मीट की शॉप के ओनर ने कुत्ते के खून से भूतों को डराने की भी कोशिश की ताकि वो अंदर ना आ सके। सौरभ ने उस भूत से पूछा, ऐसा क्या हुआ कि इस शॉप के बनने से भूत यहाँ आ जा नहीं सकते थे? उस भूत ने जवाब दिया, इस सिटी गेट में जाने वाले भूत बहुत ही नाजुक होते हैं। इन्हें सूरज की रोशनी से भी डर लगता है। ये सुनकर सब हैरान थे, लेकिन सौरभ को लेकर कई सवाल थे। उसे सौरभ पर भरोसा नहीं था, लेकिन सौरभ की इन शक्तियों को देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज तो हो गई थी और उसे ये भी लग रहा था कि फरहीन जैसी समझदार लड़की ने कुछ तो ऐसा जिस वजह से वो सौरभ को पसंद करती थी। वो फरहीन को अपने मन की बात नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फरहीन उसको गलत समझे, लेकिन उसे फरहीन की परवाह भी थी। इसी सब सोच में जोहरा डूबी हुई थी। सौरभ ने भूत से पूछा, अगर कोई यहाँ आ जा नहीं सकता था तो फिर तुम कैसे आ गए? और फिर सारी भूत वाली घटनाएं कैसे हुई?
जिस पर भूत ने कहा, ये आम भूतों के लिए मुश्किल था और मैं आम भूत नहीं हूँ। मुझ में बहुत सारी शक्तियां हैं और मेरे जैसे बहुत से भूत हैं जो अपने से कमजोर भूतों के बारे में सोचते हैं, जिन्हें अपनी भाषा में तुम लोग सोशल वर्क कहते हो। सौरभ ने भूत से आगे पूछा, इस शॉप के बनने से सिटी गेट कैसे खत्म हो गया? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, भूतों की दुनिया इंसान की दुनिया के साथ को एग्जिस्ट कर सकती है और करती भी है। इन दोनों दुनिया के अलग अलग रेल्म में होने की वजह से ऐसा पॉसिबल है। भूत ने जो भी तुमने कहा वो सब सही है। सिटी गेट जैसी सेंसिटिव जगह पे ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये उस जगह पे एग्जिस्ट करती है जहां इंसान का आना जाना ना हो। सौरभ समझ गया था, इन सब का कारण ये शॉप ही थी, पर उसे अब कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना था जिससे दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके बाद भूत ने बताया, जैसे ही पिछले ओनर ने यहाँ शॉप बनवाई, वैसे ही सिटी गेट यहाँ से खत्म हो गया था। भूत से कहा, हम लोग सिटी गेट को एक नई जगह पर लगा देंगे जो काफी पवित्र होगी। लेकिन उस भूत ने मना करते हुए कहा, सिटी गेट की लोकेशन 10,000 सालों से फिक्स्ड है और यहाँ से सिटी गेट को रिलोकेट करना असंभव है। अब सौरभ इस परेशानी का क्या सॉल्यूशन निकालेगा? क्या सौरभ सिकंदर की होटल खाली करवा देगा या सिटी गेट को नई जगह पर ले जाने के लिए वो भूत मान जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। उस भूत के सिटी गेट को कहीं और रिलोकेट करने से मना करने के बाद सौरभ सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। सौरभ ने उस भूत से पूछा, आप ही बताओ कि अब क्या किया जाए? भूत ने सौरभ से कहा, सिटी गेट जहां है वहीं रहेगा और फिर सॉल्यूशन निकालना तुम्हारा काम है। तुम हमारी हेल्प करो। सौरभ ने उस भूत से उसका नाम पूछा, आपका नाम क्या है? भूत ने कहा, मेरा नाम रक्त भूत है। इसके बाद सौरभ ने सिकंदर से कहा, मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम सबको मिलकर खोजना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। रक्त भूत ने सौरभ से पूछा, क्या आइडिया है? जो भी आइडिया हो, पर सिटी गेट यहां से हिलेगा नहीं। सौरभ ने कहा, सिटी गेट के यहां से हटने का तो अब सवाल ही नहीं है। आपने कह दिया तो अब ऐसा ही होगा। पर हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई सॉल्यूशन निकालना है तो थोड़ा एडजस्ट तो सबको करना पड़ेगा। इस पर रक्तभूत ने कहा, तो फिर ठीक है, तो अब तुम ही बताओ कि क्या करना होगा, क्या आइडिया है? सौरभ ने सिकंदर की ओर देखते हुए कहा, अंकल, आपको थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि अगर सिटी गेट बचेगा तभी आपका रेस्टोरेंट भी बचेगा। इसलिए हमें बीच का कुछ रास्ता निकालना होगा। सिकंदर ने सौरभ से कहा, हाँ बेटा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। बताओ क्या करना होगा मुझे? सौरभ ने कहा, आपको अपने रेस्टोरेंट की दीवारों में से एक पैसेज बनाना होगा जिससे सिटी गेट जाने का रास्ता और आपके बिजनेस एरिया को सेपरेट किया जा सके। लेकिन रक्तभूत ने सौरभ के इस आइडिया को रिजेक्ट करते हुए कहा, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बकवास है। इससे किसी को फायदा नहीं होगा और ना ही सिटी गेट को वापस लाने में ये हेल्प करेगा। प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। सौरभ ये सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। सौरभ से रक्तभूत ने कहा, ये प्रॉब्लम तो जहां से शुरू हुई थी वहीं जाकर अटक गई। अब क्या किया जाए? फरहीन और जोरा भी वही सोच रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर चुप्पी और टेंशन का माहौल था। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए रक्तभूत ने सौरभ से कहा, इस पैसेज वाले आइडिया पर सोचा जा सकता है, पर सिर्फ एक कंडीशन पे। सौरभ ने एक्साइटेड होकर पूछा, कैसी कंडीशन? उस पर रक्तभूत ने सौरभ से कहा, मैं कोऑपरेट तो करूंगा, पर तुम्हें भूतनगर का सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। सब ये सुनकर हैरान हो गए थे। क्या ऐसा मुमकिन था कि कोई जिंदा इंसान भूतनगर का सुपरवाइजर बने? फरहीन गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि सौरभ ने उससे कहा था कि वो उसके साथ दुबई चलेगा। वो इसके इंतजार में थी कि सौरभ क्या कहेगा। सौरभ ने रक्तभूत से पूछा, सुपरवाइजर? क्या सुपरवाइज करना होता है? रक्तभूत ने कहा,
सुपरवाइजर का रोल होता है भूतों को ढूंढना और उन्हें भूत नगर में भेजना, और ये सुपरवाइज करना कि रिकॉर्ड के अनुसार जिन जिन भूतों को भूत नगर में पहुंचना था वो पहुंचे कि नहीं, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो उसे ढूंढ ढूंढ कर उन्हें भूत नगर में लाना। इस काम के लिए सौरभ सोच में पड़ गया कि ये काम करके वो कहीं फंस तो नहीं जाएगा, और फिर सौरभ ने रक्तभूत से पूछा, इससे मुझे क्या फायदा होगा? रक्तभूत ने कहा, फायदा तो बहुत है, पर उससे पहले ये जिम्मेदारी वाला काम है। सौरभ ने रक्तभूत से पूछा, जिम्मेदारी वाले काम मैं संभाल लूंगा, पर आप पहले फायदे वाली बात बताइए। रक्तभूत ने सौरभ से कहा, इस काम के लिए छोटे छोटे बेनिफिट्स तो बहुत मिलेंगे, पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर तुम इस काम को करने के लिए हाँ बोलते हो तो तुम अपनी शक्तियों को एक लेवल और बढ़ाकर ऊपर ले जा सकते हो। ये सुनकर सौरभ का इस काम को लेकर इंटरेस्ट बढ़ा, पर सौरभ के इस इंटरेस्ट को देख के फरहीन को थोड़ा दुख हुआ। वो जानती थी कि इस काम से सौरभ को बहुत फायदा होगा, पर वो ये भी जानती थी कि अगर सौरभ ने ये काम लिया तो सौरभ उसके साथ दुबई नहीं जा पाएगा। रक्तभूत ने सौरभ को आगे बताया, यहाँ सुपरवाइजर के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है। सौरभ ने क्यूरियस होते हुए पूछा, कैसा रिवॉर्ड सिस्टम? रक्तभूत ने कहा, यह रिवॉर्ड सिस्टम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर बेस्ड होता है। आपके काम करने के इफेक्टिवनेस और नंबर पे डिपेंड करता है। सौरभ ने धीरे से कहा, वाह, ये तो पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह काम करते हैं। रक्तभूत ने ये कहा, ये कॉर्पोरेट वाले हमारी तरह काम करते हैं। ये अप्रिसिएशन और अप्रेजल सिस्टम कई लाखों सालों से हमारे सिस्टम का हिस्सा है। कॉपी तो इन्होंने हमारा किया है। सौरभ समझ गया कि उसकी बात से रक्तभूत का ईगो हर्ट हो गया था, इसलिए उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, इस रिवॉर्ड सिस्टम में क्या अप्रेजल मिलता है? रक्तभूत ने जवाब दिया, अगर तुम रिवॉर्ड के हकदार हुए तो तुम्हारी शक्तियों में इजाफा होगा और तुम्हें कुछ ऐसी नई ताकतें मिलेंगी जिनका इस्तेमाल तुम अपनी आगे की विद्या में कर सकते हो। शक्ति बढ़ने की बात ने सौरभ का इंटरेस्ट और बढ़ा दिया था। सौरभ ने पूछा, और क्या फायदा मिल सकता है? रक्तभूत ने सौरभ को कहा, इस काम को अगर तुम करने के लिए राजी हो जाते हो तो तुम अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो, पर इसकी पॉसिबिलिटीज है, गारंटी नहीं। लाइफ स्पैन वाली बात सौरभ को पसंद आ गई, पर अब सौरभ इस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के सारे फायदे और नुकसान सोचने में लग गया। उसे लगा कि उसे ये काम ले लेना चाहिए क्योंकि इसके नुकसान कम हैं और फायदे बहुत थे। इन सभी बेनिफिट्स में से उसे अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने का ऑफर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि इस काम में एडवेंचर बहुत था और एडवेंचर ही सौरभ का सबसे पसंदीदा शौक था। ये सब सोचकर सौरभ भूतनगर का सुपरवाइजर बनने के लिए राजी हो गया। सौरभ ये भी सोच रहा था कि इस रोल में सौरभ के लिए कोई हार्ड टारगेट्स नहीं थे, और अगर वो भूतों से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करता है तो भी उसे रिवॉर्ड मिल सकते थे। रक्तभूत ने सौरभ से कहा, तुमने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया है तो अब मैं भी अपना वादा पूरा करता हूँ। तुम अब सिकंदर के साथ मिलकर इस रेस्टोरेंट की दीवार से एक पैसेज बनवा दो जिससे दोनों पार्टीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सौरभ ने रक्तभूत से पूछा, ये तो हम कर ही देंगे, पर एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि पैसेज बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, फिर अभी ये कैसे हो गई? रक्तभूत ने मुस्कुराते हुए कहा, भूतों की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। पहले जो नहीं हो सकता था वो अब हो सकता है। सौरभ ये सुनकर हंसने लगा। तभी होटल की लॉबी में अचानक अंधेरा हो गया और बहुत तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाएं चलने की वजह से जलती हुई मोमबत्तियां बुझ गईं। ये सब देखकर बाकी सब डर गए। सौरभ ने सभी को कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, रक्तभूत के जाने की वजह से ये सब हो रहा है। सौरभ की ये बात सुनकर सब नॉर्मल हो गए। तभी सिकंदर ने सौरभ से कहा, शुक्रिया बेटा, तुम ना होते तो शायद हमारी ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। सौरभ ने सिकंदर से कहा, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं अंकल, ये मेरा फर्ज था, और अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो फरहीन का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने मुझे आपकी हेल्प करने के लिए कन्विंस किया। फिर सौरभ ने सिकंदर से आगे कहा,
मुझे इस रेस्टोरेंट की ब्लूप्रिंट चाहिए ताकि मैं भूतों के लिए पैसेज बनाने का प्लान कर सकूं। सिकंदर ने सौरभ से कहा, अभी मंगवाता हूँ। सिकंदर ने वो ब्लूप्रिंट्स मंगवाया और उसे सौरभ सौरभ ने उन ब्लूप्रिंट्स को देखकर फ्लोर प्लान बनाया और सिकंदर से कहा, उनके रास्ते के लिए इस दीवार को अलग करके एक पैसेज बनाइए। इससे उनका रास्ता भी क्लियर हो जाएगा और आपके रेस्टोरेंट को भी कोई परेशानी नहीं होगी। सिकंदर ने यह सुनकर कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में इसे तैयार करवा दूंगा। सौरभ ने सिकंदर से कहा, अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है, मैं कुछ दिनों बाद यहाँ की प्रोग्रेस देखने आऊंगा। इसके बाद सौरभ रेस्टोरेंट से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही फरहीन की कॉल आई, जिसकी वजह से सौरभ की नींद खुल गई। फरहीन ने सौरभ से पूछा, क्या प्लान है आज? सौरभ ने उसे जवाब दिया, अभी फिलहाल कुछ प्लान नहीं है, तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? फरहीन ने कहा, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहती हूँ, जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी के गेट के पास मिलो, और हाँ, उनके लिए कुछ गिफ्ट लाना मत भूलना, वो इम्प्रेस हो जाएंगी। सौरभ ने कहा, पागल हो क्या, अचानक बम फोड़ रही हो कि माँ से मिलाना है? अरे यार, कम से कम 4-5 महीने का वक्त तो दिया होता। फरहीन ने कहा, 4-5 महीने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना वक्त कौन मांगता है? सौरभ ने कहा, मैं मांगता हूँ, प्रिपेयर होना जरूरी है। क्या पता उन्हें मुझे देखकर उनका पारा चढ़ जाए और मुझे कुछ अजीब से सवाल पूछने लगे, मैं तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। फरहीन ने कहा, इसलिए तो कह रही हूँ कि माँ के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेते आना, उनका मूड अच्छा रहेगा तो उल्टे सीधे सवाल नहीं करेंगी। सौरभ फरहीन की माँ से मिलने को लेकर काफी नर्वस था, लेकिन फरहीन ने कहा, मेरी माँ बहुत ही शांत स्वभाव की हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने थोड़ा हिंट दे रखा है तो उन्हें शॉक नहीं लगेगा। सौरभ ने कहा, एक काम करो, तुम मार्केट आ जाओ, तुम ही सजेस्ट करना कि गिफ्ट क्या लूं। फरहीन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी घर से निकल रही हूं, तुम मुझे गिफ्ट शॉप पे मिलो। गिफ्ट लेने के बाद फरहीन और सौरभ एक दूसरी यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचे, जहां पर फरहीन की माँ काम करती थी। फरहीन ने सौरभ से पूछा, तुम्हें पता है कि मेरी माँ किस सब्जेक्ट की प्रोफेसर है? जिस पर सौरभ ने कहा, हाँ, साइंस की। फरहीन ने झल्ला कर कहा, मेरी माँ हिस्ट्री की प्रोफेसर है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सौरभ ने कहा, तुम्हारी माँ हिस्ट्री की प्रोफेसर है, इसमें मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? फरहीन ने कहा, चुप। फिर फरहीन सौरभ को स्टाफ क्वार्टर्स मैट्री में ले गई, जहां उसकी माँ रहती थी। फरहीन ने अपनी माँ के डोर पर नॉक किया, लेकिन उसकी माँ के बदले में अहमद ने दरवाजा खोला। अहमद उन दोनों को देखकर खुश हो गया कि तभी फरहीन की माँ आ गई, उन दोनों को देखकर वेलकम किया। इस रूम में सौरभ फरहीन की माँ की फोटोज देखता है, जो दीवारों पर जगह जगह लगी हुई थी, जिनमें से एक में फरहीन की मां ने ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ में फोटो ली थी। फरहीन की मां ने सौरभ को काफी प्यार से ग्रीट किया और खुद को उससे इंट्रोड्यूस करने लगी। फरहीन की मां ने कहा, कैसे हो बेटा, मैं फरहीन की मां हूँ, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज मिलकर भी अच्छा लगा, अहमद भी तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। सौरभ ने कहा, थैंक यू आंटी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फरहीन हमेशा आपके बारे में जिक्र करती रहती है, आज मुलाकात भी हो गई। फरहीन की माँ ने कहा, तुम्हें तो पता होगा कि ये दुबई जाने वाली है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके बिना मैं कैसे रहूंगी। फरहीन की माँ ने टोकते हुए कहा, जैसे अब तक रहती थी अब भी रह लेना। फरहीन ने माँ को टोकते हुए कहा, जैसे अब तक रहती थी अब भी रह लेना। फरहीन की माँ ने कहा, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की फीलिंग्स नहीं समझते, है ना? सौरभ फरहीन की माँ की बात सुनकर हंसने लगा, जिसे देखकर फरहीन ने उसे एक कोहनी मारी। सौरभ चुप हो गया। फरहीन की माँ ने पूछा, बेटा तुम अभी यहीं रुके हो या कहीं ट्रैवल का प्लान है? सौरभ ने जवाब दिया, नहीं आंटी, अभी तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का। फरहीन की माँ ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, बेटा मुझे अहमद ने बताया तुम्हारी स्पेशल एबिलिटीज के बारे में, और मैं भी एक बार उन्हें देखना चाहूंगी, मुझे भी इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट है। सौरभ ने कहा, जी आंटी, कभी मौका मिले तो जरूर दिखाऊंगा आपको। सौरभ के अचानक दिमाग में कुछ आया और उसने फरहीन की माँ को इम्प्रेस करने के लिए एक फैब्रिकेटेड स्टोरी सुनाई। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार मैंने अपने कलीग की हेल्प की थी, जिसके बेटे के ऊपर भूतों का साया था। बहुत ही खतरनाक भूत था, और भूत की प्रॉब्लम ये थी कि उसे नई चीजें पसंद नहीं आती थी।
वो हमेशा सेम घिसी पिटी चीजों को रिपीट करता था। तब मैंने अपनी तंत्र विद्या से उसे नई चीजों के प्रति नजरिया दिया। तब जाकर उसने उसकी बॉडी को छोड़ा। फरहीन की माँ ने कहा, मेरे एक कलीग का भी एक लड़का है और वो चाहती है कि तुम एक बार उसे जाकर देख लो। फरहीन ने अपनी माँ को रोका, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा कहकर उसकी माँ सौरभ को वहां से जाने के लिए कह देंगी, और वो चाहती थी कि सौरभ अभी वहां पर और रुके और बाकी का वक्त उनके साथ बिताए, किसी काम में नहीं। क्या सौरभ फरहीन की माँ की कलीग से मिलेगा? उनके बेटे की क्या प्रॉब्लम थी? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। फरहीन को टेंशन में देख के सौरभ ने फरहीन से कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली आई थिंक शी लाइक्स मी। फरहीन ने कहा, अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता? सौरभ ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और उनमें से एक है उसकी साइकिक एबिलिटी। फरहीन ने कहा, पर तुम्हारी ये साइकिक एबिलिटी मुझ पर क्यों काम नहीं करती? सौरभ ने कहा, क्योंकि शायद आपके सामने मैं सिर्फ आप पर ही कंसंट्रेट कर पाता हूं और मेरी एबिलिटीज यूज नहीं हो पाती। फरहीन ने सौरभ को टीज करते हुए कहा, ऐसी एबिलिटीज का क्या काम जो इस्तेमाल ही ना कर पाओ? सौरभ ने कहा, कहीं कहीं ना इस्तेमाल करना ही बेहतर है। फरहीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा फ्लर्ट कर लेते हो मिस्टर सौरभ, कहां से सीखा? सौरभ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फरहीन ने प्लेफुली आंखें चढ़ाकर कहा, अच्छा जी, तो आप फ्लर्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं और लड़कियों के साथ? सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि तुम्हारे सामने परफेक्टली अप्लाई कर पाऊं। फरहीन मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर सौरभ भी मुस्कुराने लगा। फिर वो दोनों फरहीन की माँ की ओर मुड़े और सौरभ ने उनसे कहा, चलिए देखते हैं कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग फरहीन की माँ के कलीग के घर की तरफ जाने लगे, ताकि सौरभ उनके बेटे को चेक कर सके। तभी पीछे से अहमद भी उन लोगों के साथ आ गया था। जब वो लोग नीचे की तरफ जा रहे थे, तब सौरभ ने मिडिल एज की एक औरत की बातें सुनी, जिसे सुनकर उसे पता चला कि फरहीन की माँ का नाम निदा था और इसी नाम की एक और भी टीचर सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और वहीं पे स्टाफ क्वार्टर्स में रहती थी। अब इसके बाद वो लोग चलते चलते रचना के घर पहुंचे, जो निदा की कलीग थी, जिसके बेटे की परेशानी के लिए निदा सौरभ को वहां लाई थी। रचना के घर में घुसते ही निदा ने सौरभ को इंट्रोड्यूस किया, ये सौरभ है, मेरी बेटी का फ्रेंड, और ये रचना है, मेरी कलीग। फिर निदा ने रचना की ओर देखकर कहा, ये तुम्हारे बेटे को ठीक करने में हेल्प कर सकता है। ये सुनकर रचना खुश हो गई। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और लगा कि शायद उसका बेटा अब ठीक हो जाएगा। रचना को लगा कि शायद ऊपर वाले ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी और उसने खुश होकर सौरभ को गले लगा लिया। फिर उन सभी को अपने बेटे की कंडीशन के बारे में बताते हुए कहा, मेरे बेटे का नाम विनायक है। अभी कुछ महीने पहले विनायक का कार एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद कुछ दिन वो हॉस्पिटल में बेहोश रहा। उसकी कंडीशन तो स्टेबल थी, पर वो होश में नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा था। फिर अचानक एक दिन विनायक को होश आया, लेकिन उसने किसी को पहचानने से इनकार कर दिया। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, सिर्फ इशारे कर रहा था। किसी के भी उसके पास जाने पर वो उसे अपने नाखून से नोचने लगता। मतलब होश में आने के बाद से अजीब सी हरकतें करने लगा है, और इसकी हरकतें पता नहीं क्यों बिल्ली से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। सौरभ ये सब ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आ गया था कि यहाँ क्या हुआ था, पर एक बार वो विनायक को देखकर अपनी थ्योरी को कंफर्म करना चाहता था। रचना ने आगे बताया, डॉक्टर से भी चेकअप करवाया, पर सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। डॉक्टर्स कुछ बता नहीं पा रहे हैं। सारे दिन कमरे में ही बंद रहता है और किसी से बात नहीं करता। तभी फरहीन की माँ ने सौरभ से कहा, क्या तुम्हारे पास विनायक को ठीक करने का कोई सॉल्यूशन है? सौरभ ने कहा, फिलहाल तो नहीं है। फरहीन की माँ ने कहा, तुम चाहो तो विनायक को एक बार देख लो, वो उस कमरे में है। सौरभ ने कहा, ये अच्छा आइडिया है। सौरभ उस कमरे की ओर गया और विनायक के कमरे में चुपचाप घुसा।
सौरभ ने देखा विनायक घुटनों के बल खड़ा था और अपने हाथों से दीवार नोच रहा था। कभी कभी रुककर अपने आप को चाटने लगता। विनायक को भी ये देखकर लग रहा था कि उसकी हरकतें बिल्लियों जैसी थी। अब सौरभ को अपनी थ्योरी पर यकीन हो गया था। उसे विश्वास हो गया कि वो जो सोच रहा था यहाँ वही केस है। सौरभ विनायक के रूम के बाहर आया और उसने कहा, मुझे एक पूजा करनी होगी ताकि मैं इसे शांत कर सकूं। रचना ने घबरा कर कहा, क्या हुआ, कोई भयंकर प्रॉब्लम है क्या? सौरभ ने कहा, कोई परेशानी की बात नहीं है, मुझे बस इसके अंदर बिल्ली की आत्मा को शांत करके सुलाना होगा। दरअसल बिल्लियों और इंसानों की इंटेलिजेंस में बहुत फर्क होता है, बॉडी में भी फर्क होता है। इसीलिए इस बिल्ली की आत्मा को विनायक की बॉडी में एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा होगा और ज्यादा देर एक दूसरे की बॉडी में रहने से आत्मा पर असर भी पड़ सकता है और बॉडी की मानसिक शक्तियों पर असर पड़ सकता है। इसलिए हमें इसकी आत्मा को सुलाना होगा जिससे ये रेस्ट मोड में आ जाएंगे। रचना को क्या किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि सौरभ बिल्ली के बारे में क्या बोल रहा था। इससे पहले कि कोई उससे कुछ पूछता, सौरभ ने रचना से कहा, थोड़ा सिंदूर लेकर आ जाइए। सौरभ अंदर विनायक के रूम में चला गया और वहां एक कोने में बैठकर बैग से पूजा का कुछ सामान निकालने लगा। तभी रचना सिंदूर लेकर आ गई और कहा, ये लो, और कुछ चाहिए? सौरभ ने रचना से कहा, मैम मुझे थोड़ा सा गर्म दूध मिल सकता है? रचना हाँ बोलकर दूध लाने के लिए चली गई। तब तक सौरभ पूजा की तैयारी करने लगा। उसने अगरबत्ती जलाई और पूरे कमरे में कुछ मंत्र पढ़ते हुए दिखाने लगा। तभी रचना दूध लेकर आ गई। सौरभ ने उस कटोरे में दूध लिया और सामने रखकर बैठ गया। फिर सौरभ ने बिल्ली को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया वैसे वैसे विनायक शांत होने लगा। जब तक सौरभ ने मंत्र पढ़ना बंद किया तब तक विनायक पूरी तरह शांत हो चुका था। सौरभ उठकर विनायक के पास गया और उसकी पीठ सहलाने लगा। विनायक अब आराम से सो चुका था। सौरभ ने कहा, थोड़ी टाइम के लिए ये सो गया है, इसी दौरान हमें विनायक को ठीक करना होगा। फरहीन की मां ने पूछा, क्या तुम्हारे पास विनायक को ठीक करने का कोई रास्ता है? सौरभ ने कहा, यह सब किस्मत पर डिपेंड करता है। ये सुन के सब हैरान हो गए। सबके अंदर कई सारे सवाल चलने लगे, जिसको देख के सौरभ ने कहा, पहले बाहर चलते हैं, फिर बताता हूं। वो लोग अब विनायक के कमरे से बाहर आ गए। आते ही विनायक की मां ने सौरभ से कहा, प्लीज तुम विनायक को बचा लो, उसे बचाने के लिए जो भी लगेगा वो सब करेंगे। सौरभ ने सभी से कहा, मैं विनायक की हेल्प करूंगा पर इसमें आप सबकी हेल्प की जरूरत होगी, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। रचना ने कहा, बेटा तुम जो कहोगे हम करेंगे, पर बताओ तो कि विनायक को क्या हुआ है आखिर? सौरभ ने कहना शुरू किया, ये विनायक नहीं है। ये सुनकर सब हैरान हो गए। सौरभ ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मतलब ये कि विनायक है भी और नहीं भी। एक्चुअली विनायक की ये बॉडी है पर इसमें उसकी आत्मा नहीं है। फरहीन की मां ने पूछा, तो किसकी आत्मा है? सौरभ ने कहा, विनायक की बॉडी के अंदर एक बिल्ली की आत्मा घुस गई है। इस पर रचना ने परेशान होकर पूछा, तो विनायक की आत्मा कहाँ गई? सौरभ ने कहा, शायद उस बिल्ली की बॉडी में। रचना ने हैरान होते हुए पूछा, ये कैसे हो सकता है? सौरभ ने बताया, पॉसिबल है कि एक्सीडेंट के दौरान विनायक की आत्मा अपनी बॉडी से बाहर निकली होगी और उसी वक्त बिल्ली की आत्मा भी बाहर होगी। तो बॉडी में आत्मा के वापस जाने के टाइम पर पॉसिबली आत्मा स्वैप हो गई होगी। नई नई आत्माओं को कोई सेंस नहीं होता, वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होते हैं, वो बस एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। तो एक्सीडेंटली ये स्वैप हो गया। ये क्यों हुआ और कब, ये कहना मुश्किल है। आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती नहीं है, ये बहुत रेयर है, ये एक अनप्लान्ड मिस्टेक है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए। फरहीन की मां ने पूछा, हाँ मैंने भी कहीं पढ़ा था कि कभी कभी शॉक में आत्मा अपनी बॉडी छोड़ देती है और फिर वापस आ जाती है, और ये बिल्कुल नैनो सेकंड में होता है। और कोइंसिडेंटली बिल्ली और विनायक की आत्मा के साथ ऐसा ही हुआ होगा और किसी ग्लिच की वजह से दोनों आत्माएं स्वैप हो गई होंगी। ऐसे बहुत से केसेस ऑलरेडी हुए हैं पूरी दुनिया में। सौरभ ने कहा, एग्जैक्टली,
और मुझे लगता है कि विनायक की आत्मा उस बिल्ली में घुस गई है। फरहीन ने कहा, तो तुम दोनों की आत्मा को स्वैप कर सकते हो, राइट? सौरभ ने कहा, हाँ, कर सकता हूँ, पर रचना ने कहा, पर क्या? सौरभ ने कहा, विनायक की आत्मा को मैं वापस उसकी बॉडी में डाल सकता हूँ, पर उसका रिस्टोरेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बिल्ली अभी भी जिंदा है या नहीं। निदा और रचना को सौरभ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब उसके बेटे के साथ ही क्यों हुआ। सौरभ ने उन लोगों को बताया, अगर उस बिल्ली को कुछ हुआ तो विनायक को बचाने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। बिल्ली का जिक्र बार बार सौरभ के मुंह से सुनकर रचना परेशान हो गई और उसे कुछ याद आया। रचना ने कहा, मेरे घर के आगे 1 महीने पहले एक काले रंग की बिल्ली आई थी और मेरे पति प्रदीप ने झाड़ू से उसको मार के भगाया था। रचना की ये सब बातें सुनकर सौरभ को एहसास हो गया कि ये वही बिल्ली थी। सौरभ ने कहा, शायद वो काले रंग की बिल्ली वही थी जिसके अंदर विनायक की आत्मा है। तभी सौरभ को एक आइडिया आया। उसने कहा, हमें उस बिल्ली को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। फरहीन की मां ने पूछा, पर उसे ढूंढेंगे कैसे? पूरी यूनिवर्सिटी में घूमकर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही ना हुई तो? सौरभ ने कहा, पहले यूनिवर्सिटी के अंदर ही ट्राई करते हैं, बाहर की बाद में सोचेंगे। रचना ने कहा, पर कैसे? सौरभ ने पूछा, पूरी यूनिवर्सिटी में एक साथ मैसेज ब्रॉडकास्ट करने का कोई सेटअप है? फरहीन की मां ने कहा, हाँ है, यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में ब्रॉडकास्टिंग रूम है। सौरभ ने पूछा, क्या हमें एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन मिल जाएगी? रचना ने कहा, परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम करवा सकते हैं। सौरभ ने कहा, तो फिर वहीं चलते हैं, मुझे एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाना है। सब लोग वहां से निकलकर ब्रॉडकास्ट रूम में गए और वहां पहुंचकर यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो पर जाकर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया। सौरभ ने बोलना शुरू किया, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रचना मैम की बहुत प्यारी बिल्ली खो गई है। वो काले रंग की बिल्ली है। प्लीज उसे ढूंढने में हमारी हेल्प करें। अगर मिल जाए तो उसे रचना मैम के घर पहुंचा दें। ब्रॉडकास्ट मैसेज खत्म होते ही सौरभ ने सबकी ओर देखा और कहा, आई होप दिस वर्क्स। तभी अहमद ने सौरभ से कहा, हम लोगों को एक कोडेड मैसेज रेडियो पर देना चाहिए, ताकि अगर वो काली बिल्ली सुन सके तो वो समझ जाए हम उसकी असलियत जान चुके हैं। अब इस मैसेज को हमें बिल्लियों की भाषा में भेजना होगा, ताकि ये बात सिर्फ उस बिल्ली को समझ आए। सौरभ ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, वी कैन ट्राई। सौरभ फिर कैंपस रेडियो से एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है जो बिल्लियों की भाषा में था। इसका मतलब था, हम एक काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं जो इस यूनिवर्सिटी में कहीं घूम रही है। हम तुम्हारी असलियत जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम गलत शरीर में घुस गई हो। हमारे पास तुम्हें अपनी बॉडी में वापस भेजने का तरीका मौजूद है, इसलिए तुम घर आ जाओ। इस ब्रॉडकास्ट को सुनने के बाद वो काले रंग की बिल्ली इमोशनल हो गई और जोर जोर से रोने लगी। आसपास के लोग हैरान हो गए थे कि ये बिल्ली अचानक से क्यों रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के डायरेक्शन में चलने लगी। इस ब्रॉडकास्ट को सुनकर कैंपस में मौजूद सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा था कि इस मैसेज के पीछे असली वजह क्या थी। सौरभ, निदा और बाकी सभी रचना के घर पर इंतजार कर रहे थे कि शायद उन्हें विनायक या काली बिल्ली का कोई साइन दिखे। थोड़ी देर बाद एक काले रंग की बिल्ली उस दरवाजे पर वापस आई और रचना उसे अपने बेटे के रूप में पहचान गई। बिल्ली को गोद में लेकर रचना ने कहा, आई नो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ और पापा ने भी मार के भगाया। वी आर सॉरी कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। आई लव यू। अब सब ठीक हो जाएगा, बस तुम परेशान मत होना। ये सुनकर बिल्ली भी रोने लगी और फिर धीरे धीरे सब रोने लगे, सिवाय सौरभ की, क्योंकि सौरभ जानता था कि काम अभी पूरा नहीं हुआ था। सौरभ ने रचना से जाकर कहा, मैम, अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है। वक्त कम है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि विनायक के उठने से पहले विनायक की आत्मा को वापस उसकी बॉडी में पहुंचाना होगा। आप लोग प्लीज जरा बाहर वेट कीजिए। क्या सौरभ विनायक के अंदर से उस बिल्ली की आत्मा को निकाल पाएगा? क्या समय रहते ये आत्मा अपने अपने बदन में लौट जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए आई भला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट FM